एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहां हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 571, चैंपियन भूमि। यह मार्ग बहुत लंबा था। सू चेन की वर्तमान शारीरिक शक्ति के हिसाब से तेज दौड़ने पर भी उसे इसे पार करने में पूरा आधा घंटा लग गया। अगर दीवारों पर लगी रोशनी न होती तो सू चेन को लगता कि यह चैंपियन पुरस्कार एक धोखा है। आधे घंटे बाद आखिरकार उसे एक कांस्य का द्वार दिखाई दिया। ये सचमुच काफी बड़ा था, कम से कम 5 मीटर ऊंचा और 4 मीटर चौड़ा। एक आम इंसान के लिए इस तरह का शुद्ध तांबे का गेट बेहद भारी होगा, जिससे एक व्यक्ति के लिए इसे धक्का देकर खोलना अव्यावहारिक हो जाएगा। हालांकि सू चेन के लिए, जो पहले ही छठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुकी थी, ये बहुत सरल था। थोड़ी सी ताकत लगाकर उसने उसे आसानी से खोल दिया। पीतल का द्वार खुलने के बाद सू चेन अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ये वास्तव में भूमिगत नहीं था, बल्कि एक पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित था। यह जमीन के ऊपर था। आसपास के पौधों में बड़े बड़े चीड़ के पेड़, कपूर के पेड़ और अन्य ऐसे पौधे थे जिन्हें वह पहचानता था। साथ ही कुछ ऐसे पौधे भी थे जिन्हें वह नहीं पहचानता था। यह एक घाटी थी। घाटी में लगभग 70 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति मुर्गी को दाना खिला रहा था। हालांकि वह स्थानीय मुर्गी आम बूढ़ी मुर्गियों से थोड़ी अलग थी। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुम यहाँ हो, सू चेन, तुम इस हीरोज प्रतियोगिता के व्यक्तिगत स्पर्धा के विजेता हो। एक सचमुच युवा और सुंदर लड़का। आपकी नींव उत्कृष्ट है। त्रिविध अस्थि संरक्षण की नींव पर निर्मित एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में आपने हर क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त की है। सचमुच एक असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा। वैश्विक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। सू चेन बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा, जमीन पर चीजों को चोंच मार रही स्थानीय मुर्गी पर एक नज़र डाली और फिर बूढ़े आदमी से पूछा, और आप कौन हैं? तुम मुझे दादा बाई कह सकते हो। इस बार मैं ही तुम्हें चैंपियन का पुरस्कार दूंगा। इतना कहते हुए एल्डर बाई सू चेन को घाटी में घुमाने लगे। यहाँ मुर्गियां पाली जा रही थीं, एक तालाब में मछलियां थीं और पीछे के पहाड़ पर आग जैसे लाल पेड़ों की एक कतार थी। यह एक रमणीय, अलौकिक फार्म हाउस जीवन का दृश्य था, जो असाधारण रूप से सरल और सहज था। सू चेन जितना अधिक देखता गया उतना ही उसे अजीब लगने लगा। उसने गौर किया कि यहाँ की मुर्गियां मुर्गियों जैसी नहीं दिखती थीं, तालाब की मछलियां मछलियों जैसी नहीं दिखती थीं, और आग जैसे लाल पेड़ों की वह कतार एक ऐसी प्रजाति थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा उस टेढ़ी गर्दन वाले आड़ू के पेड़ पर उगने वाले फल में स्पष्ट रूप से ची और रक्त शक्ति मौजूद थी। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। चूंकि इस जगह को चैंपियन लैंड कहा जाता था, इसलिए यह बहुत खास होनी चाहिए। ये किसी साधारण फार्म हाउस का आंगन तो हो ही नहीं सकता था। कुछ देर घूमने के बाद एल्डर बाई ने सू चेन को एक पत्थर की बेंच पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और उससे कहा, सू चेन, उस सैर के बाद क्या तुम्हें यह मुर्गी, तालाब की मछली, उस आड़ू के पेड़ का फल या शायद पीछे वाले पहाड़ पर पेड़ों की वह कतार पसंद आए? डिंग। बधाई हो मेजबान, आपके सामने एक विकल्प है। पहला विकल्प, एल्डर बाई को बताएं कि आपको अष्टगुणों वाला मुर्गा पसंद है। इनाम, उसी के अनुरूप एक नर अष्टगुणों वाला मुर्गा। सफलतापूर्वक जोड़ी बनने पर चूजों का जन्म निश्चित है। दूसरा विकल्प, एल्डर बाई को बताएं कि आपको ड्रैगन काप पसंद है। इनाम, ड्रैगन काप द्वारा अंडे देने के बाद एक ही स्थान पर सभी अंडों से बच्चे निकलने की सेवा, जिससे अंडों से बच्चे निकलने की 100% सफलता दर सुनिश्चित होती है। तीसरा विकल्प, एल्डर बाई को बताएं कि आपको पीला चपटा आड़ू पसंद है। इनाम, पीले चपटे आड़ू का एक पौधा और पीले चपटे आड़ू के लिए आवश्यक विशेष पोषक मिट्टी का एक हिस्सा। चौथा विकल्प, एल्डर बाई को बताएं कि आपको पीछे वाले पहाड़ पर स्थित ली अग्नि वृक्ष पसंद है। इनाम, ली अग्नि वृक्ष को काटने के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक कुल्हाड़ी। अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज़ सुनकर सू चेन स्तब्ध रह गया। ये सब क्या हो रहा है? 8 खजानों वाला चिकन, ड्रैगन काप, पीला चपटा आड़ू, ली फायर ट्री। सौभाग्य से उसके पास सिस्टम था। समझ न पाने पर सू चेन ने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, समझाओ कि 8 रत्नों वाली मुर्गी और ड्रैगन काप जैसी चीज़ों का क्या मतलब है? जी हाँ मेजबान जी, अष्टम रत्न वाली मुर्गी एक अत्यंत कीमती और दुर्लभ पक्षी है और एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। इसका मांस असाधारण रूप से कोमल होता है। इतना ही नहीं, इसके शरीर में ची और रक्त का भंडार होता है, जो इसे एक शक्तिशाली टॉनिक औषधि बनाता है, जो बाहर रखे पीले दिल वाले आड़ू जैसे आध्यात्मिक फलों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप अभी इस 8 रत्नों वाले चिकन को पकाकर खा लें, तो आप एक ही झटके में पीक ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो कमाल है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये देखने में तो एक देसी मुर्गी जैसी लग रही थी, लेकिन उसे इसके औषधीय प्रभाव के इतने ज़बरदस्त होने की उम्मीद नहीं थी।
अगर वो इसे खा लेता तो वो तुरंत छठी कक्षा के शुरुआती चरण से ग्रैंडमास्टर के शिखर तक पहुंच सकता था। ये किस तरह की अवधारणा थी? वह पूरी तरह से हैरान रह गया। वह बस इतना ही कह सका कि यह अविश्वसनीय था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डरयान बार बार कह रहे थे कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता के विजेता का पुरस्कार खगोलीय और चौंकाने वाला था। शीर्ष 10 के लिए सबसे खराब पुरस्कार एक ग्रैंडमास्टर स्तर की कीमती कलाकृति थी। इस 8 रत्नों वाले मुर्गे की तुलना में वह ग्रैंडमास्टर स्तर की कीमती कलाकृति सचमुच तुच्छ थी। हालांकि ये प्रणाली और भी अधिक प्रभावशाली थी। यदि वह इस स्थानीय मुर्गी को चुनता तो उसे सीधे 8 रत्नों वाला मुर्गा इनाम के रूप में मिलता। एक मुर्गी बिना मुर्गे के भी अंडे दे सकती है, लेकिन उन अंडों से चूजे नहीं निकल सकते। लेकिन मुर्गे की सहायता से मुर्गी द्वारा दिए गए अंडे से चूजे निकल सकते हैं। सू चेन के दिमाग में तुरंत एक तस्वीर उभर आई। मुर्गियां अंडे दे रही हैं, अंडों से चूजे निकल रहे हैं, मुर्गियां और अंडे दे रही हैं और उन अंडों से और चूजे निकल रहे हैं। हो, इतने सारे 8 खजाने वाले मुर्गे। चूजों के अंडे से निकलने के बाद मैं बूढ़ी मुर्गी को मारकर खा सकता हूँ। हाँ, मैं सीधे पीक ग्रैंडमास्टर बन जाऊंगा। जब चूजे बड़े होकर अंडे देने लगेंगे और उन अंडों से चूजे निकलेंगे तो मैं पत्नी वानिक्सू के खाने के लिए दूसरी पीढ़ी के अष्टम रत्न वाले मुर्गे को मार डालूंगा। वह तुरंत शिखर की ग्रैंडमास्टर बन जाएगी। इसे दोहराते हुए परिवार में हर कोई ग्रैंडमास्टर के शिखर तक पहुंच सकता है। हाँ, इसके बारे में सोचना ही बहुत शानदार है। यह विजेता पुरस्कार काफी उदार था। उसे यह पसंद आया। सिस्टम जारी रखें। जी हाँ, होस्ट। अष्टगुणों वाली मुर्गी हर 6 महीने में एक अंडा देती है। प्रत्येक अष्टगुणों वाले अंडे में अत्यंत शक्तिशाली औषधीय गुण होते हैं। एक अंडा खाने से होस्ट सीधे बिगिनर ग्रैंडमास्टर बन सकता है। अद्भुत! एक अंडा खाने से भी बिगिनर ग्रैंडमास्टर बनने की राह खुल सकती है। मुझे ये बहुत पसंद आया। हालांकि यह एक बार में केवल एक अंडा देती थी, लेकिन ये हर 6 महीने में एक अंडा देती थी। महीने में 2, साल में 24। वह रकम निश्चित रूप से छोटी नहीं थी। एक साल के भीतर लगातार मुर्गियों को मारकर वह अपने परिवार के सभी सदस्यों को पीक ग्रैंडमास्टर बना सकता था। मिठाई। जब उनकी पत्नी, बेटियां, माता पिता और सास ससुर को यह खुशखबरी पता चलेगी तो वे शायद खुशी से पागल हो जाएंगे। हाँ। सिस्टम, मुझे ड्रैगन काप, पीले चपटे आड़ू और लीफायर ट्री के प्रभावों के बारे में भी बताओ। जी हाँ, मेजबान। ड्रैगन काप के प्रभाव 8 रत्नों वाली मुर्गी के समान हैं। ये भी 8 अनमोल व्यंजनों में से एक है। ड्रैगन काप साल में एक बार में एक अंडा देती है और अंडे के प्रभाव 8 रत्नों वाली मुर्गी के समान ही होते हैं। साल में एक बार बनाम हर 6 महीने में एक बार। बेशक, वह 8 रत्नों वाली मुर्गी को ही चुनेगा जो हर 6 महीने में बच्चे देती है। अच्छा, जारी रखो। पीले चपटे आड़ू के गुण अष्टम मुर्गे के समान हैं। यह एक अनमोल और विलासितापूर्ण फल है। चपटे आड़ू का पौधा जब एक बड़े चपटे आड़ू के पेड़ में विकसित हो जाता है तो ये साल में एक बार फल देता है, जिसमें प्रति फसल कम से कम 30 फल होते हैं। लियग्नि वृक्ष को 10,000 वर्ष अमर वृक्ष के रूप में जाना जाता है। इसकी बनावट अविश्वसनीय रूप से कठोर और अविनाशी है और यह सामान्य अग्नि से पूरी तरह अप्रभावित रहता है। यदि इसका उपयोग बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्माण में किया जाए तो यह उत्कृष्ट स्तर की बहुमूल्य कलाकृतियां बना सकता है। इसका अग्नि गुण प्रचंड है। यदि वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को गुप्त हथियार बना दिया जाए तो यह एक शिखर ग्रैंडमास्टर के शरीर को भेद सकता है। लियग्नि वृक्ष पर कुल 108 पत्ते होते हैं। अध्याय 572, चैंपियन का पुरस्कार। सिस्टम के परिचय को सुनने के बाद सू चेन ने सोचा कि ड्रैगन काप 8 खजाने वाले चिकन जितना अच्छा नहीं था। हालांकि पीला चपटा आड़ू एक बार उगने पर साल में कम 30 फल देता था, वहीं 8 खजाने वाली मुर्गी साल में 24 अंडे दे सकती थी और इस प्रणाली में चूजों को सेने की प्रक्रिया भी शामिल थी। चूजे बड़े होने पर फिर से अंडे दे सकते थे। ड्रैगन काप और येलो फ्लैट पीच 8 ट्रेजर चिकन के सामने कहीं नहीं टिकते। धधकती अग्नि वृक्ष का कार्य 8 खजाने वाली मुर्गी से भिन्न था। इसका उपयोग खजाने की कलाकृतियों को बनाने के लिए किया जाता था और यह असाधारण श्रेणी की खजाने की कलाकृतियों का भी उत्पादन कर सकता था। अद्भुत! इसकी प्रत्येक पत्ती एक शिखर ग्रैंडमास्टर के शरीर को भी भेद सकती थी। शिखर ग्रैंडमास्टरों को मारने के लिए यह सबसे बेहतरीन गुप्त हथियार था। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद सू चेन को लगा कि 8 रत्नों वाला मुर्गा अधिक व्यावहारिक विकल्प है, क्योंकि कीमती कलाकृतियों की तुलना में अपनी साधना को बेहतर बनाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। एक बार जब उसकी साधना में सुधार हो जाएगा तो सिस्टम स्वाभाविक रूप से उसे संबंधित खजाने की कलाकृतियों से पुरस्कृत करेगा। तो उसने तुरंत ओल्ड बाई से कहा, ओल्ड बाई, मुझे ये देसी मुर्गी पसंद है। डिंग, मेज़बान को बधाई हो, उन्होंने सही चुनाव किया है। उन्हें विशेष रूप से एक अष्टक मुर्गा और ऊष्मायन उपकरण का एक सेट दिया गया है। ऊष्मायन उपकरणों के माध्यम से अंडे से चूजा निकलने में केवल 30 दिन लगते हैं। कृपया 8 खजाने वाले मुर्गे के स्थान और ऊष्मायन सुविधाओं का विवरण दें। अभी तक निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
वह लौटने के बाद इसका विवरण देगा। अभी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जब सू चेन ने चावल खा रही मुर्गी को चुना तो बूढ़े बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यह अष्टगुण वाली मुर्गी है। जब तुम इसे वापस ले जाकर मारोगे और खाओगे तब तुम्हें इसके असर का पता चलेगा। हालांकि मेरा सुझाव है कि इसे वापस ले जाने के बाद इसे मारकर न खाएं। इसे खिलाएं और यह हर 6 महीने में एक बार अंडे देगी। आप अंडे खा सकते हैं और अंडों के भी कई फायदे हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपने कब अंडे खाए हैं। ये कहकर बूढ़ी बाई घास फूस की झोपड़ी में दाखिल हुई और फिर सामान से भरा एक थैला लेकर बाहर आए। ये थैला वैसा ही था जैसा ग्रामीण लोग चावल रखने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसने प्रसन्नतापूर्वक थैला सू चेन को देते हुए कहा, सू चेन, इस थैले में विशेष रूप से इस अष्टक मुर्गे के लिए चावल हैं। ये दूसरे प्रकार के चावल नहीं खाता, केवल इसी प्रकार के चावल खाता है। इस थैले के चावल से इसका 1 साल का पेट भर जाएगा। अच्छा, क्या 8 रत्नों वाली चूजों को भी यह चावल खाने को मिलेगा? सू चेन ने यह सवाल सोचते हुए पूछा। एक अंडे से चूजा निकलने में 30 दिन लगते हैं, जिसका मतलब है कि 8 खजाने वाली मुर्गी द्वारा अंडा देने के 30 दिन बाद सिस्टम द्वारा पुरस्कृत ऊष्मायन कार्यक्रम का उपयोग करके एक चूजा निकल सकता है। उस समय चूजे की भोजन संबंधी समस्या पर भी विचार करना आवश्यक था। इसलिए उसने सावधानी से ओल्ड बाई से यह सवाल पूछा। चूजों को पालने का तरीका न जानने और उनकी मौत होने से बचने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। सू चेन के सवाल 8 रत्नों वाली चूजों को सुनकर बूढ़ा बाई दंग रह गया। सू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मतलब अंडे से चूजे निकलने के बाद के बच्चे। ये बात समझने के बाद ओल्ड बाई ने मुस्कुराते हुए समझाया, सू चेन, इस अष्टगुण मुर्गी के अंडों से चूजे नहीं निकल सकते। अष्टगुण मुर्गियां केवल अष्टगुण मुर्गों के साथ ही संभोग करती हैं। लेकिन मैंने इससे पहले कभी 8 खजाने वाला मुर्गा नहीं देखा है और इस समय ब्लू स्टार पर केवल यही एक है। उसे यह बूढ़े हुआनफू से मिला था। शुरू में बूढ़े हुआनफू इस मुर्गी को इनाम के तौर पर बाहर निकालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि यह मुर्गी उनकी लाडली थी। उन्हें डर था कि कहीं कोई बदमाश इसे चुरा न ले, इसलिए वे सोते समय भी इस मुर्गी को गले लगाकर सोते थे। लेकिन बूढ़े बाई से पिटने के बाद बूढ़े हुआनफू ने आज्ञाकारी होकर मुर्गी उसे सौंप दी और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ओल्ड बाई पुरस्कार पेश करते समय इसे 8 रत्नों वाली मुर्गी नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ ये कहेंगे कि यह एक देसी मुर्गी है। वह नहीं चाहता था कि इसका चयन चैंपियन द्वारा किया जाए। इस तरह वह अपनी मुर्गी वापस पा सकता था। सू चेन ने कहा, ओल्ड बाई, मुझे पता है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या 8 रत्नों वाली चूजियां इस थैले में रखे चावल खा सकती हैं। बूढ़े बाई को लगा कि सू चेन की बातों में कुछ गड़बड़ है। हालांकि उन्हें नहीं लगा था कि सू चेन के पास अष्टम रत्नों वाला मुर्गा होगा, और फिर उन्होंने कहा, तार्किक रूप से वे इसे खा सकते हैं, लेकिन चूजों को खिलाने से पहले बेहतर होगा कि थैली में मौजूद चावल को पीस कर पेस्ट बना लें और फिर चूजों को खिलाएं ताकि उनका दम न घुटे। ठीक है, मैं समझ गया। क्या यही मेरा इनाम है? इतना कहते हुए सू चेन नीचे झुका और अष्टम मुर्गे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अष्टम मुर्गे ने अपनी अनूठी आध्यात्मिकता से सू चेन को घूर कर देखा और तुरंत दूर कूदने की कोशिश की, लेकिन मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होने के कारण वह हिल नहीं पा रहा था। सू चेन ने इसे मजबूती से पकड़ रखा था। 8 रत्नों वाली मुर्गी को पकड़ने के बाद सू चेन ने अपने सामने वाली मुर्गी को इस तरह देखा मानो उसके पीछे चूजों की एक कतार चल रही हो। सू चेन के हाव भाव देखकर 8 रत्नों वाली मुर्गी ने जोरदार छटपटाना शुरू कर दिया और लगातार कुड़कुड़ाने लगी, मानो कह रही हो, बुरे आदमी, इस मुर्गी को छोड़ दो। लेकिन एक मुर्गी सू चेन के हाथ से कैसे छूट सकती थी? ओल्ड बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही। यह मुर्गी और चावल की यह बोरी ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता की व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतने के लिए आपके पुरस्कार हैं। चिंता मत करो, यह इनाम वाकई बहुत बढ़िया है। इस अष्टगुण वाले मुर्गे को 1 साल तक खिलाने के बाद उसे मारकर खा लेना एक बेहतरीन टॉनिक साबित होगा। तुरंत ही 8 रत्नों वाली मुर्गी और भी अधिक हिंसक रूप से छटपटाने लगी, उसके पंख चारों ओर उड़ने लगे और उसकी शोकपूर्ण कुड़कुड़ाहट पूरी घाटी में गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने मालिक को अपनी चीखें सुनाकर उसे बचाने के लिए बुलाने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, सू चेन दिल खोलकर हंसी, क्या मुझे उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए? हाँ, सू चेन ने मुर्गी को उसके पंखों से पकड़ा और बड़े खुश मिजाज में वापस चली गई। सू चेन के जाने के कुछ ही समय बाद ओल्ड बाई के सैटेलाइट फोन की घंटी बजी। ये देखकर कि फोन बूढ़े हुआनफू का है, उसने फोन उठा लिया। बूढ़े बाई, मुझे अभी अभी एक बुरा पूर्वाभास हुआ है। मैंने अभी जांच की और हीरोज प्रतियोगिता के व्यक्तिगत स्पर्धा के विजेता का फैसला हो चुका है। क्या वह अभी आपके साथ अपना पुरस्कार चुन रहा है? तुम्हें उसे यह बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि मेरी मुर्गी 8 रत्नों वाली मुर्गी है। ओल्ड बाई ने कहा, चैंपियन सू चेन अभी अभी चले गए हैं। उन्होंने अपना पुरस्कार चुन लिया है। उसने क्या चुना? बूढ़े हुआनफू के मन में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी।
8 रत्नों वाला मुर्गा। ओल्ड बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा 8 रत्नों वाला मुर्गा सचमुच बहुत अच्छा है। वैश्विक चैंपियन ने एक नज़र में ही देख लिया कि तुम्हारा मुर्गा डोनफैंग परिवार के धधकते अग्नि वृक्ष से भी बेहतर है, हे परिवार के पीले चपटे आड़ू से भी बेहतर है। और ओल्ड बाई के बोलने से पहले ही फोन के दूसरी तरफ से ओल्ड मैन हुआनफू की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। आहा हा हा हा, ये कैसे हो सकता है? मुर्गी को कैसे मार सकते हो? मेरी छोटी मुर्गी तो बहुत प्यारी है और उसे मारकर पकाया जाएगा। लिटिल बा, चिल्लाना बंद करो। अगर तुमने दोबारा चिल्लाया तो मैं तुरंत तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, ये तुम्हारे नन्हे बा के लिए एक छुपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। सू चेन के पास अष्टगुणों वाला मुर्गा है। इस तरह तुम्हारे नन्हे बा को साथी मिल जाएगा और ये चूजे भी दे सकता है ना कमाल की बात? ठीक है, मुझे अभी यहाँ कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं फ़ोन रख रहा हूँ। अगली बार मिलते हैं ड्रिंक के लिए। ये सब मनगढ़ंत कहानी सुनाकर बूढ़े बाई ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। वह तालाब की ओर दौड़ा, अपनी ड्रैगन काप मछली को देखा और चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, नन्ही ड्रैगन, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इस बार तुम्हारा चयन नहीं हुआ। चलो, स्वामी तुम्हें घर ले जा रहे हैं। टिल्ड। अध्याय 573। पूरा परिवार स्तब्ध, आनंदित, बेहद खुश। तीसरा अपडेट। 40 मिनट बाद सू चेन ने खुद को ट्रांसटी से 20 किलोमीटर दूर पाया। सीधे ऊपर उठने के बजाय लिफ्ट पहले थोड़ी देर के लिए बाईं ओर खिसकी और फिर अंत में ऊपर चढ़ गई। जब वह बाहर निकला तो वह एक पर्वत श्रृंखला के बीच में था। अपने फ़ोन के नक्शे को देखने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसे ट्रांसटी से 20 किलोमीटर दूर फैली पहाड़ियों में पहुंचा दिया गया है। यह एक चतुर व्यवस्था थी। अगर वह 8 खजानों वाली मुर्गी को पकड़े हुए प्रतियोगिता के मंच पर आ जाता तो कैमरे और भीड़ चैंपियन की निजता में दखल देते। ये तरीका कहीं बेहतर था। सुबह 11 बजे सू चेन ड्रैगनव्यू विला एस्टेट में वापस आ गई। पिताजी, माताजी, वानिक्सू, पत्नी जिकिंग और बेटियां अभी तक वापस नहीं लौटी थीं। वे शायद अखाड़े में उनका इंतजार कर रही थीं। उसने शियाओ युक्सियू और लिन वानिक्स्यू को संदेश भेजकर बताया कि वह घर आ गया है और वे वापस जा सकती हैं। संदेश भेजने के बाद उसने फूलों की क्यारी के पास कांपती हुई 8 रत्नों वाली मुर्गी पर एक नज़र डाली, जो घबराहट भरी आवाज़ों के बीच उससे नज़रें मिला रही थी। फिर वह मुस्कुराया। उसने 8 रत्नों वाली मुर्गी से कहा, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा वध नहीं करूंगा, अच्छे बनो। इसके साथ ही उसने अपने मन में मौजूद व्यवस्था से कहा, व्यवस्था, 8 रत्नों वाले मुर्गे को आंगन में छोड़ दो। समझ गया, मेजबान। कुछ ही क्षणों बाद 8 रत्नों वाला मुर्गा प्रकट हुआ। मुर्गी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली, उसकी लाल कलगी भव्य और शानदार थी। डरी हुई 8 रत्नों वाली मुर्गी की आंखें चमक उठी, उसका कांपता हुआ शरीर अचानक सीधा हो गया। उसकी बात अनसुनी करते हुए मुर्गा सू चेन के पैरों के पास ऐसे आया मानो दाना मांग रहा हो। सू चेन ने बोरी से मुट्ठी भर अनाज निकाला और उसे जमीन पर बिखेर दिया। तभी मुर्गा अपने सीईओ वाले अंदाज में अकड़ते हुए आया और एक सज्जन की तरह चोंच मारने लगा। मुर्गी के लिए यह दृश्य सूखे के बाद बारिश जैसा था। सदियों तक नर के बिना रहने के बाद अब उसके हार्मोन उग्र हो गए थे। जब लिन वानिक्सू, मू जिकिंग और सू ये वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक मुर्गा और मुर्गी दाना चुग रहे थे, जबकि सू चेन बेत की कुर्सी पर धूप सेंकते हुए आराम कर रहा था। पति, बड़े भाई सू चेन, पापा, बेटा चेन। वे व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतने पर उन्हें बधाई देने के लिए दौड़ पड़े। फिर उन्होंने उनसे तथाकथित चैंपियन लैंड के बारे में सवालों की बौछार कर दी। बेटियों ने अपनी बेमिसाल कल्पनाओं को खुलकर प्रकट किया। सू जिहान ने पूछा कि क्या वह जगह मार्शल आर्ट की मुफ्त में उपलब्ध मैनुअलों से भरी हुई है। सू यनुओं को आश्चर्य हुआ कि क्या ये बहुमूल्य कलाकृतियों से भरा पड़ा है जिन्हें कोई खरीद सकता है। सू केक्सिन ने पूछा कि क्या वहाँ हर तरह का खजाना चुनने के लिए मौजूद है। सू यूयू ये जानना चाहती थी कि क्या इसमें ऊर्जा और रक्त से भरपूर भोजन की कोई कमी नहीं है जिसे वह भरपेट खा सके। सू यूतोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चमकती आंखों में वही जिज्ञासा झलक रही थी, खासकर उस पुरस्कार के बारे में जो सू चेन ने वास्तव में हासिल किया था। जब सू चेन ने बताया कि चैंपियन लैंड ने उसे ये 2 मुर्गियां और एक बोरी चारा इनाम में दिया है, तो सभी लोग हैरानी से अपनी गर्दन घुमाकर जमीन पर चोंच मारते पक्षियों को घूरने लगे। पिताजी, ये तो आम फार्म की मुर्गियों जैसी दिखती हैं, इनमें क्या खास बात है? क्या यही चैंपियन का पुरस्कार है? पापा, क्या हमारे साथ धोखा हुआ है? ये तो बस एक साधारण मुर्गा और मुर्गी हैं। चेन, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? लिन काइवू नीचे झुककर पक्षियों का अध्ययन करने लगा और मुर्गी से लगभग एक लात खाने ही वाला था, फिर भी उसे कुछ भी असाधारण नहीं दिखाई दिया। क्या ये किसी चैंपियन का इनाम था? क्या ये कोई मजाक था? सू ये ने टिप्पणी की, ये दोनों साधारण मुर्गियां नहीं हैं, इनमें आध्यात्मिकता है। उसकी बातों पर अष्टम चिड़िया ने अपनी गर्दन घुमाई, एक बार सिर हिलाया, मानो कह रही हो, हे छोटी अष्टम, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं प्रसिद्ध अष्टम चिड़िया हूँ। मुझे उन सस्ती मुर्गियों के साथ मत मिलाओ। सिर हिलाकर उसने कुछ दाने उठाए और विनम्रतापूर्वक उन्हें मुर्गे की ओर बढ़ा दिया।
मुर्गे ने एक नज़र भी नहीं डाली, उसने अपनी पीठ घुमाए और खाना जारी रखा। ये दृश्य देखकर और सू ये की टिप्पणी सुनकर बाकी सब चुप हो गए। सू चेन ने 8 रत्नों से युक्त मुर्गियों के अद्भुत प्रभावों और मुर्गी से अंडा और फिर मुर्गी के जन्म के चक्र का वर्णन करना शुरू किया। लिन वानिक्सू और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। सू ये ने खुद भी गहरी सांस ली। मू शेंगिंग और लिन काइवू ने एक दूसरे को गले लगाया, उनकी आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। पांचों बहनें 3 फीट ऊंची उछलीं और जोर जोर से हंसने लगीं। यहाँ तक कि नन्हे बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर, जो पापा की बातों को समझने के लिए बहुत छोटे थे, उन्होंने भी उत्साह को महसूस किया। वे मू जिकिंग और लिन वानिक्सू की बाहों से नीचे उतरने की जिद में चीखने लगे। दोनों महिलाओं ने नन्हे बच्चों को जमीन पर बिठा दिया। बच्चे खुशी खुशी दाना चुग रही मुर्गियों की ओर दौड़ पड़े और बच्चों की बोली में चिकी कहने लगे। चिकी। वे अपने पीले रंग के बत्तख के बच्चों वाले खिलौनों के आदी थे। असली मुर्गियां उन्हें एकदम नए साथी लग रही थीं। मस्ती करने के लिए उत्सुक होकर वे पक्षियों की ओर दौड़े। ये देखकर लिन वानिक्सू और मू जिकिंग झपट्टा मारकर आगे बढ़ीं और एक एक बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। बिग ट्रेजर पहले से ही एक अर्ध मार्शल आर्टिस्ट था। लिटिल ट्रेजर प्रथम श्रेणी का शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट था। महिलाओं को डर था कि कहीं ये बच्चे गलती से इन अनमोल मुर्गियों को मार न डालें। हाओ हाओ वान वान, ये मुर्गियां खिलौने नहीं हैं, ये ढेर सारे अंडे देंगी। जब हम उन अंडों को खाएंगे तो हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। पिताजी की तरह ही मजबूत। चैंपियनशिप जीतने के लिए काफ़ी मजबूत। बच्चों को शब्द समझ नहीं आए, लेकिन मम्मी और आंटी को पक्षियों से इतना प्यार करते देख वे समझ गए कि उन्हें जिद नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनकी उदास आंखें अभी भी मुर्गियों का पीछा कर रही थीं, इस बात से दुखी थीं कि वे उनके साथ खेल नहीं सकती थीं। सू चेन ने उनके भावों को देखकर लिन वानिक्सू और मू जिकिंग को थपथपाया और कहा, वानिक्सू, जिकिंग, हाओ हाओ और वान वान को नीचे उतार दो। वे 8 रत्नों वाली मुर्गियों के साथ खेल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। दूसरों का इंतजार करते हुए उसने सिस्टम से पूछा। ये पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं थे, यहाँ तक कि एक पीक ग्रैंड मास्टर भी उन्हें तब तक नहीं पकड़ सकता था जब तक वे इसकी अनुमति न दें। उनकी रक्षात्मक प्रवृत्ति बेहद मजबूत थी, इसलिए छोटे बच्चों को आपस में खेलने देना पूरी तरह से सुरक्षित था। सू चेन की आवाज़ सुनकर बच्चे खुशी से उसकी ओर देखने लगे और बोले, पापा पापा टिल्ड टिल्ड। फिर वह बड़बड़ाने लगा और इशारे करने लगा मानो मुर्गियों को नुकसान न पहुंचाने का वादा कर रहा हो। ये दृश्य हृदयस्पर्शी था। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और बच्चों को नीचे उतार दिया। बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर खुशी खुशी दौड़ते हुए 2-8 खजाने वाले मुर्गों की ओर बढ़ गए। अध्याय 574, ग्रैंड मास्टर ने चिकन बनाया। दोनों अष्टगुणों वाली मुर्गियां तुरंत दूर भाग गईं और इस तरह आंगन में एक आनंदमय दृश्य सामने आया जिसमें दोनों बच्चे मुर्गियों का पीछा कर रहे थे और अपनी मासूमियत भरी आवाज में अष्टगुणों वाली मुर्गियों को भागने से रोकने और अपने कटोरे के पास आने के लिए चिल्ला रहे थे। सू ये ने सू चेन से तालाब में रहने वाली मछलियों, टेढ़ी गर्दन वाले आड़ू के पेड़ और धधकते लाल पेड़ के कार्यों के बारे में पूछा। जब सू चेन ने उन्हें इन तीनों चीज़ों के कार्यों के बारे में बताया तो सभी लोग दंग रह गए। एक चैंपियन के इनाम से यही उम्मीद थी। या तो ये साधना को ग्रैंड मास्टर स्तर तक बहुत अधिक बढ़ा सकता है, या यह असाधारण खजाने का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, और यहाँ तक कि इसके पत्ते भी शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स को भेज सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी प्रमुख परिवार चैंपियनशिप जीतने के लिए बेताब थे। इनमें से कोई भी चैंपियन पुरस्कार पूरे परिवार को शिखर तक पहुंचा सकता है। लिन काइवू ने जीभ चटकाते हुए कहा। मू शेंगिंग ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, आधे महीने में 8 रत्नों वाली मुर्गी एक अंडा देगी और वह अंडा निश्चित रूप से चेन चेन के लिए होगा। अगले आधे महीने में वह एक और अंडा देगी। मू शेंगिंग ये हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह कब मुर्गी का अंडा खाकर ग्रैंड मास्टर बनने के शिखर तक पहुंच सकता है। तभी क्वू क्याओहुई ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम क्या बकवास सोच रहे हो? क्या चेन चेन ने यह नहीं कहा था कि मुर्गी का अंडा खाने से सीधे पीक ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंचा जा सकता है? अब हमारे पास एक मुर्गा और एक मुर्गी है, तो जाहिर है हमें मुर्गे और मुर्गी का जल्द से जल्द मिलन कराने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मुर्गी के दिए अंडों से चूजे निकल सकें। हर 6 महीने में एक चूजा निकल सकता है। चूजे धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर मुर्गे को मारकर खाया जा सकता है, जबकि मुर्गी अंडे देने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर अंडों को खाया जा सकता है। मुर्गे और मुर्गी के इस जोड़े का उपयोग प्रजनन के लिए किया जाना चाहिए और इन्हें मारा या खाया नहीं जा सकता। मुर्गियां पालने के मामले में क्वू क्याओहुई एक विशेषज्ञ थीं। जब उसे पहली बार पता चला कि मू जिकिंग गर्भवती है तो उसने विशेष रूप से चूजे खरीदे और उन्हें पालने के लिए घर ले आई और 4 महीने बाद मुर्गियां अंडे देने लगीं। मादा मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडों से चूजे निकल सकते हैं। अविवाहित मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडे चूजों में परिवर्तित नहीं हो सकते, उन्हें केवल खाया जा सकता है, अन्यथा वे खराब हो जाएंगे। ये सुनकर मू शेंगिंग ने कहा, हमें मुर्गे को मारने की क्या ज़रूरत है? अगर हम मुर्गे और मुर्गी को ऐसे ही संभोग करने दें तो क्या हम और चूजे नहीं पैदा कर सकते?
मू शेंगिंग के बोलने के बाद कू कियाओहुई ने उसके सिर के पीछे फिर से एक थप्पड़ मारा। मुर्गियों का आपस में प्रजनन नहीं किया जा सकता जब तक कि यह प्रजनन के लिए न हो, अन्यथा प्रजनन से अगली पीढ़ी में विकृतियां और मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाएगी। प्रजनन के लिए उपलब्ध मुर्गियों के इस मौजूदा जोड़े से हमें लगातार अंडे और मुर्गे मिलते रहेंगे। चूजे 4 महीने में बड़े हो सकते हैं। जरा सोचिए, भविष्य कितना उज्ज्वल है। कू कियाओहुई के बोलने के बाद जियाओ युक्सियू को कुछ सूझा और उसने कहा, 8 रत्न वाली मुर्गियां आम मुर्गियों से अलग होती हैं। उनका चारा भी अलग होना चाहिए। चेनचेन में चावल का केवल एक थैला होता है, जो एक मुर्गी के लिए 1 साल या 2 मुर्गियों के लिए आधे साल के लिए ही पर्याप्त होता है। आने वाले समय में हमारा ध्यान पशुओं के चारे के मुद्दे पर रहेगा। मैंने इस तरह का चावल पहले कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि बाहरी दुनिया में भी नहीं। क्या आप में से किसी ने इसे देखा है? जब बड़े लोग चावल के बारे में चर्चा कर रहे थे, सुयोरू रसोई में दौड़ी, मुट्ठी भर साधारण चावल उठाए और उन्हें 8 रत्नों वाली मुर्गियों के सामने फेंक दिया। उसने दाबाओबाओ और शियाओ बाओबाओ को भी पकड़ रखा था, ये देखने के लिए कि क्या 8 रत्नों वाली मुर्गियां साधारण चावल खाएंगी। हालांकि 8 रत्नों वाली मुर्गियां अपने सामने रखे चावल को ऐसे देख रही थीं मानो उन्हें कुछ दिखाई ही न दे, और वे सीधे उसके पास से गुजर गईं। इसके बाद वे अपने खास तरह के चावल खाने के लिए अपनी मूल जगह पर लौट आए। उसने जीभ बाहर निकालते हुए कहा, पिताजी, 8 खजाने वाली मुर्गियां सचमुच हमारे चावल नहीं खातीं। वे बहुत नखरे वाले हैं। मैं उनके लिए कुछ मक्का लाकर खिलाने की कोशिश करता हूँ। सभी बेटियां 8 रत्नों से युक्त मुर्गियों को खिलाने के तरीके खोजने में व्यस्त थीं, ये देखने के लिए कि क्या वे वास्तव में विशिष्ट चावल के अलावा कुछ और नहीं खाएंगी। दाबाओबाओ और शियाओ बाओबाओ को इसमें बहुत मजा आया और वे अपनी बहनों के साथ खेलने लगे। मक्का छिड़कते समय सू जिहान दाबाओबाओ और शियाओ बाओबाओ को भी थोड़ा मक्का देती थी, ताकि वे उसे मुर्गियों पर फेंक सकें। लेकिन परिणाम इतना यथार्थवादी था। सू चेन द्वारा लाए गए चावल को छोड़कर 8 रत्नों वाले मुर्गों ने पहले उसके द्वारा पेश की गई हर चीज़ को पूरी तरह से तिरस्कार किया, चाहे वह पूर्वोत्तर का चावल हो, दक्षिणी चावल हो या अन्य प्रकार के चावल हो, साथ ही मक्का, गेहूं, चोकर या यहाँ तक कि कीड़े भी। ये वास्तव में तिरस्कार की अभिव्यक्ति थी, विशेष रूप से अहंकारपूर्ण, मानो ये कहना चाह रही हो कि वे साधारण मुर्गियां नहीं बल्कि कुलीन मुर्गियां हैं। बच्चे मुर्गियों के साथ खेल रहे थे और महिलाएं 8 रत्नों वाली मुर्गियों के चारे को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा कर रही थीं, जैसे कि सू चेन द्वारा लाए गए चावल को गेहूं या मक्का के साथ मिलाकर पीसना और 8 रत्नों वाली मुर्गियों को खिलाने की कोशिश करना, और अन्य तरीके। सू चेन के मन में एक सवाल आया, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली उसकी बेटियों पर 8 रत्नों वाले मुर्गी के अंडों का क्या असर हुआ होगा। ये सोचते हुए उसने मन ही मन उस प्रणाली से पूछा, महोद, छठे स्तर से प्रारंभिक ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा, समझ आदि की मात्रा एक साधारण व्यक्ति के छठे स्तर तक पहुंचने की तुलना में कहीं अधिक होती है। इसलिए यदि कोई साधारण व्यक्ति 8 रत्नों वाला मुर्गी का अंडा भी खा ले, तो वह सीधे प्रारंभिक ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच सकता है। अगर कोई उच्च श्रेणी का छठी कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट अंडा खा ले तो क्या होगा? सू चेन ने सोचा कि उसकी मां इस समय उच्च श्रेणी की छठी कक्षा के स्तर पर है। मेजबान, छठे दर्जे का उच्च श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट जो 8 रत्नों वाला मुर्गी का अंडा खाता है, वह भी प्रारंभिक ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक ग्रैंडमास्टर से मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर बनने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऐसे कई अन्य परिवर्तन हैं जो 8 रत्नों वाले मुर्गी के अंडे से संभव नहीं हैं। हालांकि पूरा 8 रत्नों वाला मुर्गी का अंडा खाने से शिखर ग्रैंडमास्टर तक पहुंचा जा सकता है। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद सू चेन को मूल रूप से समझ आ गया कि 8 रत्नों वाले मुर्गे के अंडे केवल प्रारंभिक ग्रैंडमास्टर बनने में ही सहायक होते हैं, चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति हो या उच्च श्रेणी का छठे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट। अंडा खाने के बाद दोनों ही प्रारंभिक ग्रैंडमास्टर बन जाएंगे। हालांकि यह उच्च श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों के लिए थोड़ा नुकसानदायक लग रहा था, लेकिन सू चेन के लिए यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। उसके परिवार के सभी सदस्य छठी कक्षा में नहीं थे। इसके अलावा अगर आम लोग अंडे खाकर प्रारंभिक ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 8 खजाने वाले मुर्गी के अंडे प्रारंभिक ग्रैंडमास्टर बनाने वाली मशीनें थीं? और क्या अष्टम रत्नों से युक्त मुर्गे का मांस भी ग्रैंडमास्टर बनाने वाली मशीन थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हा, बहुत जल्द ही उनका पूरा परिवार ग्रैंडमास्टर बन जाएगा। 8 रत्नों वाले मुर्गों के कारण सुये ने सू चेन, लिन काइवू और मू शेंगिंग को इस मामले पर चर्चा करने के लिए अध्ययन कक्ष में बुलाया। सामान्य विचार ये था कि 8 खजाने वाले मुर्गों के बारे में कुछ भी खुलासा न किया जाए, क्योंकि वे ग्रैंडमास्टर बनाने वाली मशीनें थीं, और अगर यह बात बाहर फैल गई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। उस समय कुछ शीर्ष शक्तियों या देशों द्वारा अपने मुखौटे उतारकर 8 रत्नों से युक्त मुर्गों को छीनने से उन्हें केवल अंतहीन मुसीबत ही मिलेगी। सू चेन सहमत हो गई। लिन काइवू और मू शेंगिंग भी सहमत हुए और कहा कि वे जल्द ही जाकर परिवार की महिलाओं को इस मामले के बारे में विस्तार से बताएंगे।
एक बार जब परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से मजबूत हो जाते और सभी पीक ग्रैंड मास्टर बन जाते, तब तक भले ही दूसरों को अन्य माध्यमों से अष्टरत्न वाले मुर्गों के प्रभावों के बारे में पता चल जाए, वे उन्हें छीनने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिलहाल चुप रहना ही बेहतर था। इस मामले पर चर्चा करने के बाद लिन काइवू ने सू चेन को आज के अन्य 10 शीर्ष विजेताओं के पुरस्कारों के बारे में बताना शुरू किया। अध्याय 575 हीरोज प्रतियोगिता। राष्ट्रीय प्रतियोगिता। उदाहरण के लिए उपविजेता के लिए पुरस्कार के रूप में 10 सिंदूरी फल दिए जाते हैं। एक सिंदूरी फल खाने से एक साधारण व्यक्ति तुरंत बिगिनर ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंच सकता है। इसका प्रभाव 8 रत्नों वाली मुर्गी द्वारा दिए गए अंडों के समान है। हालांकि 8 रत्नों वाली मुर्गी लगातार अंडे दे सकती है, जबकि ये सिंदूरी फल केवल 10 अंडे ही दे सकते हैं। लिन काइवू ने भावुक होकर कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि चैंपियन के नीचे के सभी पुरस्कारों को जोड़ने से भी चैंपियन को मिलने वाली राशि नहीं मिलती। ये बात सोने से भी कहीं अधिक सच है। बीप बीप, सू ये के फ़ोन की घंटी बजी। यह एक अज्ञात नंबर से कॉल थी। सू ये ने फ़ोन उठाया और फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। फ़ोन रखने से पहले उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर उसने सू चेन से कहा, चेन चेन, सू ही, शाही राजधानी के सू परिवार के मुखिया ने अभी मुझे फ़ोन किया था और कहा है कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे बात करने के लिए। मू शेंगिंग ने गुस्से में कहा, बात करने लायक क्या है? बड़े भाई, उससे बात करने मत जाए। उसने बस देखा है कि हमारे चेन चेन ने पहला स्थान जीता है और जानता है कि विजेता का इनाम उपविजेता से कहीं अधिक होता है, इसलिए वह आकर आपसे खुशामद करना चाहता है। उसे अनदेखा करो। उस समय जो कुछ हुआ था उसे याद करके मू शेंगिंग गुस्से से भर गया। अगर सूही की गड़बड़ी न होती तो भाभी के गर्भवती होने के दौरान उनके बड़े भाई को सू परिवार छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता। अंततः वह एक छोटे से दक्षिणी प्रांत में जाकर बस गया। उस दौरान झेली गई कठिनाइयों का समाधान केवल बातचीत से नहीं हो सकता। सू चेन ने कहा, पिताजी, आप जो भी फैसला लें, मैं आपका साथ दूंगा। वह उसका पिता नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसका पिता क्या सोच रहा है। एक बेटे के रूप में वह केवल अपने पिता का बिना शर्त समर्थन कर सकता था। सू ये ने सू चेन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। क्योंकि सू यी ने फ़ोन पर कहा था कि उसे अपने पिता के वर्षों पहले लापता होने के बारे में कुछ खबर मिली है। सू यी ने उससे मिलने के लिए ही ये बातें गढ़ी हो या नहीं, उसके पिता के बारे में जरा सी भी खबर मिलती तो वह उनसे मिलने जरूर जाना चाहता था। ठीक है, सू चेन ने सिर हिलाया। सू ये के जाने के कुछ ही समय बाद सू चेन और लिन वानिक्सू दोनों को यान जेंगजुन से एक संदेश मिला। उन्हें युद्धशाला में इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। हीरोज प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मैच आज समाप्त हो गए हैं, इसलिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर कल से शुरू होगी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तुलना में व्यक्तिगत मैच महज एक वार्म अप थे। चूंकि व्यक्तिगत विजेता का पुरस्कार पहले से ही इतना भव्य था, सुचेन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता पुरस्कार का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिर वह पुरस्कार कितना जबरदस्त होगा, वह इसके लिए बहुत उत्सुक था, सचमुच बहुत उत्सुक था। सू चेन लिन वानिक्सू से मिलने के लिए अध्ययन कक्ष से बाहर निकला। अपने परिवार को सूचित करने के बाद वे दोनों आवासीय क्षेत्र में स्थित युद्ध भवन के लिए रवाना हुए। बैटल हॉल आवासीय क्षेत्र के भीतर था, लेकिन चूंकि यह एक विशाल विला परिसर था, इसलिए वहां पैदल जाने में 15 मिनट लगते थे। तो गाड़ी चलाना अब भी तेज था। कुछ ही देर में सू चेन और लिन वानिक्सू युद्धशाला में पहुंच गए। तब तक माओ जियानफेंग, टोंग दाक्वान और अन्य लोग पहले ही आ चुके थे। सू चेन और लिन वानिक्सू के पहुंचते ही माओ जियानफेंग और टोंग दाक्वान तुरंत सू चेन के पास दौड़े और व्यक्तिगत प्रतियोगिता का चैंपियन पुरस्कार जीतने पर उन्हें खुशी से बधाई दी। भाई सू, आप सचमुच बहुत ही शानदार हैं। आपकी ताकत और किस्मत बेमिसाल है। आपने न सिर्फ 3 पी के छूट वाले लॉट निकाले, बल्कि एली हिल्टन को एक ही झटके में हरा दिया। वाह, आपके साथ हमारी ड्रैगन कंट्री टीम इस बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता चैंपियनशिप जरूर जीत लेगी। हा, भाई सू, विजेता को क्या इनाम मिला? मुझे बहुत उत्सुकता है। हमने उपविजेता का इनाम देखा। दरअसल ये सिंदूर फल हैं जो सीधे बिगिनर ग्रैंडमास्टर बनने में मदद कर सकते हैं, और उन्होंने 10 सिंदूर फल इनाम में दिए। ये तो पूरे 10 ग्रैंड मास्टर के बराबर हैं। क्या चैंपियन को 20 ग्रैंड मास्टर का पुरस्कार मिलता है? माओ जियानफेंग के सवाल खत्म होते ही टोंग दाक्वान ने उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार किया। सिर्फ 20 ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकते हैं? अक्ल लगाओ, विजेता का इनाम उपविजेता से कहीं ज्यादा शानदार होता है। कम से कम 30 ग्रैंड मास्टर तो होते ही हैं। इतना कहने के बाद टोंग दाक्वान ने उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ सू चेन की ओर देखा। भाई सू, चैंपियन को आखिर इनाम क्या मिलता है? टोंग दाक्वान ही नहीं, बल्कि सभी लोग उत्सुक थे। यहाँ तक कि ये जिनसोंग, जो एक कोने में खड़ा था और सू चेन से बात नहीं करना चाहता था, टोंग दाक्वान की बातें सुनकर सू चेन की ओर देखने लगा। वह ये भी जानना चाहता था कि विजेता को क्या पुरस्कार मिलेगा। सू चेन ने टोंग दाक्वान के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चैंपियन का इनाम है
अनगिनत ग्रैंडमास्टर, हाँ, वही ट्रेजर्स चिकन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अन्यथा यदि वह भविष्य में मुर्गी पालता है तो उसे मुर्गी चोरों से सावधान रहना होगा। उसके पास चोरों से बचाव के लिए समय नहीं था। इसलिए परिवार ने सर्वसम्मति से 8 रत्नों वाले मुर्गे के बारे में बात न करने का फैसला किया था। जब दूसरे लोग चैंपियन के इनाम के बारे में पूछते तो वे बस इतना कहते कि वह बहुत ही ताकतवर था। बढ़ाई कर रहे हो, ये जिनसोंग खुद को रोक नहीं पाया और अपने तीखे व्यंग्य का इस्तेमाल करते हुए बोला, अनगिनत ग्रैंडमास्टर, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चैंपियन बनने का इनाम ग्रैंडमास्टर बनाने की मशीन है। ये जिनसोंग के बोलते ही टोंग दाक्वान ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, ये जिनसोंग, तुम तो बस इसलिए कह रहे हो कि अंगूर खट्टे हैं क्योंकि तुम उन्हें खा नहीं सकते। और तुम्हारी सोच बहुत संकीर्ण है। चैंपियन को इनाम के तौर पर ग्रैंडमास्टर बनाने वाली मशीन क्यों नहीं दी जा सकती? ये ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मुकाबलों का विजेता है। क्या विजेता को ग्रैंडमास्टर निर्माण मशीन का पुरस्कार मिलना अतिशयोक्ति है? हमारे लिए तो यह अतिशयोक्ति है, लेकिन विजेता सू चेन के लिए यह बिल्कुल उचित है। उन्हें यही मिलना चाहिए। मुझे सू चेन की बातों पर यकीन है। माओ जियानफेंग, वेई युलाई, यू कियाओनी और अन्य लोग भी एक के बाद एक उन्होंने सू चेन की बातों पर अपना विश्वास व्यक्त किया और फिर इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि चैंपियन का पुरस्कार वास्तव में कितना भयानक था। उनमें से हर कोई सू चेन के परिवार का सदस्य बनना चाहता था। भाई सू, क्या आपके पास अभी भी नौकर की कमी है? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? सू चेन, क्या तुम्हें अभी भी लकड़ी काटने के लिए किसी की कमी है? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? भाई सू चेन, क्या आपके परिवार में अभी भी कपड़े धोने और खाना पकाने के लिए नौकरानी की कमी है? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? सू चेन ने जो कहा वह वास्तव में बिल्कुल सच था। केवल अष्टम रत्नों वाली मुर्गी ही लगातार अंडे दे सकती थी और एक अंडा ही एक नवोदित ग्रैंडमास्टर को प्रशिक्षित कर सकता था। क्या ये ग्रैंडमास्टर तैयार करने वाली मशीन नहीं थी? जब सभी से बातचीत लगभग समाप्त हो गई तभी यान झेंगजुन आ गए। इस समय उनके चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं था, चारों ओर सिर्फ गंभीरता ही गंभीरता थी। जैसे ही यह आभा प्रकट हुई, पूरे युद्ध हॉल का वातावरण तुरंत पहले की खुशी से गंभीरता में बदल गया। सभी अपनी अपनी सीटों पर लौट आए। यान झेंगजुन मुख्य सीट पर गए और बैठते ही उन्होंने गंभीर और शांत भाव से कहा, सबसे पहले मैं सू चेन को इस वैश्विक नायकों की प्रतियोगिता में व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतने और हमारे ड्रैगन देश को सर्वोच्च गौरव दिलाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। ये वाकई में खुशी मनाने और जश्न मनाने लायक बात है। लेकिन मुझे आपको एक और भी महत्वपूर्ण बात बतानी है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि इस ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन स्थल और नियमों में बदलाव हो गया है। और यह बदलाव हमारी सहभागी टीम के सदस्यों के लिए बेहद खतरनाक है। अध्याय 576, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नियम और पुरस्कार, तीसरा अपडेट। इस बात पर बोलते हुए यान झेंगजुन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। बैठक कक्ष अचानक बातचीत की आवाज से भर गया। क्या प्रतियोगिता स्थल बदल गया है? क्या प्रतियोगिता के नियम भी बदल गए हैं? क्या चल रहा है? अगर यह ट्रांसटी में आयोजित नहीं हो रहा है तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है? अत्यधिक खतरनाक। ये किस प्रकार का खतरा है? इस व्यक्तिगत प्रतियोगिता के दौरान सभी ने मैचों की क्रूरता देखी थी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए इसमें शामिल संसाधन और भी अधिक थे, इसलिए क्रूरता तो निश्चित ही थी। उन्होंने उस खतरे और क्रूरता का पहले से ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन एल्डयान ने वास्तव में कहा कि यह असामान्य रूप से खतरनाक था। इससे किस तरह का खतरा होगा? सू चेन को भी इस बारे में बहुत जिज्ञासा थी। जब तक सिस्टम उसके साथ था, राष्ट्रीय प्रतियोगिता का स्थान चाहे जो भी चुना जाए या नियम कुछ भी हो, उसे कोई चिंता नहीं थी। ये देखकर कि सभी ने पर्याप्त चर्चा कर ली है, यान झेंगजुन ने शांति का संकेत देने के लिए हाथ उठाया। शांति स्थापित होने पर उन्होंने अपने अधीनस्थों को ड्रैगन कंट्री टीम के उपस्थित सभी सदस्यों को इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की सामग्री वितरित करने का आदेश दिया। जब सबके पास आवश्यक सामग्री आ गई तो यान झेंगजुन ने कहा, मुझे लगता है कि सभी लोग वुलियांग पर्वत श्रृंखला से परिचित हैं। यह एक निषिद्ध क्षेत्र है। जब से यह अस्तित्व में आया है तब से जो भी गलती से इसमें भटक गया है वह कभी भी जीवित वापस नहीं आया है। वुलियांग पर्वत श्रृंखला के भीतर क्या है या इसकी संरचना कैसी है, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसका बाहरी इलाका साल भर कोहरे से ढका रहता है, जिससे उपग्रहों के लिए इसकी तस्वीरें लेना असंभव हो जाता है। अगर कोई ड्रोन इसके ऊपर से उड़ता है तो उसे अत्यधिक अराजक चुंबकीय क्षेत्र के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ेगा, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। लगभग 100 वर्षों से वुलियांग पर्वत श्रृंखला के बारे में हमारी समझ केवल इतनी ही है कि यह एक वर्जित क्षेत्र है। और इस बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन वुलियांग पर्वत श्रृंखला के भीतर ही किया जाएगा। टोंग दाक्वान ने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज में डर की झलक भी थी। वुलियांग पर्वत श्रृंखला के भीतर कैद है। क्या यह उन सभी को मौत के मुंह में भेजने जैसा नहीं है? ये कैसे हो सकता है?
क्या वे चाहते हैं कि दुनिया के हर देश के अभिजात वर्ग की मौत हो जाए? क्योंकि वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने का मतलब निश्चित मृत्यु था, और इसके अलावा वुलियांग पर्वत श्रृंखला में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करने का मतलब क्या यह नहीं था कि वे सभी मरने वाले थे? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर यान का चेहरा इतना गंभीर था और उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता असामान्य रूप से खतरनाक थी। इसे अब खतरनाक कहना गलत होगा, ये पूरी तरह से आत्मघाती मिशन था। माओ जियानफेंग और वे यूलाई जैसे अन्य लोग जो तूफानों के आदी थे, उनका चेहरा भी पीला पड़ गया। हालांकि वे लंबे समय से खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका बलिदान ड्रैगन कंट्री टीम के लिए रास्ता बनाने के उद्देश्य से था, इस उम्मीद में कि टीम बेहतर रैंकिंग हासिल कर सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो इससे ड्रैगन कंट्री टीम को बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे सब लोग मर जाएंगे। ये कैसी प्रतियोगिता है? मृतकों के लिए कोई रैंकिंग नहीं होती। युवा और उतावले माओ जियानफेंग ने तुरंत पूछा, एल्डर यान, क्या शीर्ष अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करने का पछतावा है और वे हमें संसाधन वितरित नहीं करना चाहते? इसलिए उन्होंने स्थान और नियम बदल दिए। वे चाहते हैं कि हम सब अपनी जान जोखिम में डालें। इस तरह अगर सब मर जाएंगे तो उन्हें पुरस्कार नहीं देने पड़ेंगे। जब माओ जियानफेंग ने यह बात कही तो टीम के कई अन्य सदस्यों ने भी उनके दृष्टिकोण से सहमति जताई। सू चेन चुप रहा, जबकि लिन वानिक्सू के चेहरे पर स्पष्ट चिंता झलक रही थी और उसने सू चेन का हाथ पकड़ रखा था। सू चेन ने उसका हाथ तसल्ली भरे अंदाज में दबाया और फिर यान झेंगजुन से कहा, वरिष्ठ यान, इस प्रतियोगिता के नियम सबको बता दीजिए। मुझे लगता है कि आयोजकों ने वुलियांग पर्वत श्रृंखला को आयोजन स्थल चुना है, तो इसका मकसद सबको मौत के मुंह में भेजना नहीं होना चाहिए। उनकी मुलाकात चैंपियन लैंड में एल्डर बाई से हुई थी। एल्डर बाई बहुत ही सरल स्वभाव के थे। अगर उन्हें ये पता न होता कि वह जगह चैंपियन लैंड है तो वे सोचते कि उन्होंने किसी ग्रामीण इलाके के फार्म हाउस में मुर्गियों को खाना खिलाते और मछलियां पालते हुए एक बूढ़े व्यक्ति को देखा है। और फिर भी मुर्गियां 8 रत्नों वाली मुर्गियां थीं, मछलियां ड्रैगन कार्प थीं, आड़ू पीले चपटे आड़ू थे और पेड़ असली आग के पेड़ थे। अगर इनमें से हर एक चीज को बाहर निकाल लिया जाए तो वह एक असाधारण वस्तु होगी जो दुनिया को हिला देगी। शायद जो चीजें उनके लिए असाधारण थीं वे एल्डर बाई और अन्य लोगों के लिए रोजमर्रा की वस्तुएं मात्र थीं। ठीक उसी तरह जैसे वर्तमान समय में उनके लिए बेसिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कार्ड एक साधारण वस्तु मात्र था। चैंपियन लैंड को देखने, एल्डर बाई से मिलने और सिस्टम को अपने कब्जे में लेने के बाद सू चेन का दृष्टिकोण व्यापक हो गया था। यान झेंगजुन ने सिर हिलाते हुए कहा, सू चेन सही कह रही है। हमारे लिए वुलियांग पर्वत श्रृंखला एक निश्चित क्षेत्र है, लेकिन आयोजकों के लिए ऐसा नहीं है। ये शब्द सुनते ही टोंग दावेई ने हैरानी से पूछा, एल्डर यान, ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता के आयोजक कौन हैं? वह काफी समय से यह सवाल पूछना चाहता था। सू चेन ने पहले यान झेंगजुन से 5 महान महापरिवारों के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन उसे इसके विशिष्ट विवरणों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उदाहरण के लिए, 5 महान महापरिवारों में कौन कौन से परिवार शामिल थे, उनके वर्तमान क्षेत्र क्या थे, इत्यादि, ये सभी बातें अज्ञात थीं। यान झेंगजुन ने कहा, यही बात मैं आज आपको बताना चाहता था। ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता के आयोजक वे 5 महाशक्तिशाली परिवार हैं जो दुनिया से परे हैं। वे गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में रहते हैं, उनके अपने नियम हैं और वे किसी भी देश से संबंधित नहीं हैं। 5 महान महापरिवार हजारों वर्षों से अस्तित्व में हैं। वुलियांग पर्वत श्रृंखला का उद्भव संभवतः उनसे संबंधित है, हालांकि यह एक अनुमान है और विशिष्ट स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है। आपको बस इतना जानना होगा कि ये 5 महान महापरिवार बेहद शक्तिशाली हैं। वे निश्चित रूप से हम सभी को सामूहिक रूप से मौत के मुंह में भेजने का फैसला नहीं करेंगे। चूंकि उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन स्थल वुलियांग पर्वत श्रृंखला में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, इसलिए उनके पास इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। अब मैं सभी को इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नियम और पुरस्कार बताऊंगा। हालांकि यह स्थान अधिक बदल गया है। खतरनाक होने के साथ साथ इनाम भी पहले से कहीं अधिक उदार हो गए हैं। पहला नियम यह है कि प्रत्येक देश 2 प्रतिभागियों को नामांकित करेगा और फिर प्रत्येक देश के दर्शकों में से एक अतिरिक्त प्रतिभागी का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाएगा। कुल 3 प्रतिभागियों के साथ आयोजक उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वुलियांग पर्वत श्रृंखला में हवाई मार्ग से उतारेंगे। दूसरा, वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रत्येक देश के प्रतियोगियों द्वारा प्राप्त खजाने उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले देश के लिए 100 गुना बढ़ जाएंगे। तीसरा, प्रत्येक देश के प्रतियोगियों को मदद मांगने के लिए 10 मौके मिलेंगे। हर बार जब वे मदद मांगेंगे तो उस देश में कुछ बुरा सामने आएगा जिससे वहां के नागरिक प्रभावित होंगे। 10 बार मदद मांगने के बाद वह प्रतियोगी प्रतियोगिता से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। चौथा, जब कोई प्रतियोगी वुलियांग पर्वत श्रृंखला में सफलता प्राप्त करता है तो प्रत्येक सफलता के लिए प्रतियोगी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे देश के नागरिकों को दिव्य वर्षा प्राप्त होगी, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य 1% तक बढ़ सकता है और उनकी शारीरिक क्षमता में सुधार हो सकता है।
यहाँ उल्लिखित सफलताएं ग्रैंड मास्टर स्तर के बाद की सफलताओं को संदर्भित करती हैं। प्रतियोगिता शुरू होने पर विशिष्ट विवरण दिए जाएंगे। पांचवी बात, वुलियांग पर्वत श्रृंखला में कोई कानून, नियम या प्रतिबंध नहीं है, इसलिए अपने देश के साथियों के अलावा किसी पर भी भरोसा न करें। पांचवां, अन्य देशों के प्रतियोगियों को हराकर और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करके कोई भी इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का चैंपियन बनेगा। चैंपियन के देश के प्रत्येक नागरिक को अस्थि मज्जा शुद्धि और टैंडन सुधार का अवसर मिलेगा, जिससे हर कोई मार्शल आर्टिस्ट बनने के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा। छठी बात, जीवित रहो। सातवीं बात, प्रतियोगिता का समय 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे है। सभी देशों के प्रतियोगियों और दर्शकों को 7 जनवरी को सुबह 11 बजे से पहले वुलियांग पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में स्थित लुओफेंग मैदान में पहुंचना होगा। अध्याय 577, सू चेन युद्ध में शामिल हुआ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा वॉर रूम हंगामा करने लगा। क्या प्रतिभागियों की संख्या बदलकर 3 कर दी गई है? वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्राप्त खजाने प्रतिनिधि देश को 100 गुना इनाम के रूप में मिल सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अगर हमारे लोग वुलियांग पर्वत श्रृंखला में एक आध्यात्मिक फल का पेड़ ढूंढ लेते हैं, तो हमारे महान ड्रैगन देश को ऐसे 100 आध्यात्मिक फल के पेड़ मिल सकते हैं? अगर कोई प्रतिभागी खून से सना पत्थर खोद कर निकालता है, तो क्या हमें उसका 100 गुना इनाम मिलेगा? अगर कुछ आध्यात्मिक पक्षियों को पकड़ लिया जाए, तो क्या उन्हें भी हमें 100 गुना इनाम के रूप में दिया जाएगा? हे भगवान, अगर हमें वर्मिलियन फ्रूट जैसा कोई ऐसा फल मिल जाए जो किसी को सीधे ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बना दे, तो ये कितना अद्भुत होगा। अकल्पनीय, ये वास्तव में संसाधनों की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। इतना ही नहीं, प्रतिभागी द्वारा हासिल की गई हर पदोन्नति के लिए उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले देश को एक बार मीटियोस की वर्षा प्राप्त होगी। इससे जीवनकाल 1% बढ़ जाता है और शारीरिक क्षमता में सुधार होता है। हे भगवान, इसका मतलब है कि अगर कोई प्रतिभागी एक बार पदोन्नति हासिल करता है, और इस साल मेरी उम्र 38 साल है, तो क्या मैं 0.38 साल का जीवनकाल प्राप्त कर सकता हूँ? और मेरी शारीरिक क्षमता में भी सुधार हो सकता है। ये कमाल का है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विजेता वास्तव में पूरे देश को मज्जाशुद्धि और नस रूपांतरण प्रदान कर सकता है, जिससे सभी नागरिक मार्शल आर्ट के मार्ग पर चल सकेंगे। ये वास्तव में सभी के लिए मार्शल आर्ट की उपलब्धि है। इसके पुरस्कार बेहद प्रभावशाली हैं, खासकर हमारा महान ड्रैगन देश, जिसकी आबादी 2 अरब है। अगर हम सभी के लिए मार्शल आर्ट का ज्ञान हासिल कर लें, तो ब्लू स्टार पर नंबर 1 देश निस्संदेह हमारा महान ड्रैगन देश होगा। ये वास्तव में राष्ट्रीय भाग्य का निर्णायक मुकाबला है। जैसे जैसे सब लोग बातें करते गए, उनका उत्साह बढ़ता गया। जिन चेंगजिन ने याद दिलाते हुए कहा, जोखिम भी बहुत बड़ा है। यह अब केवल अपनी मृत्यु का जोखिम नहीं है। यदि कोई प्रतिभागी एक बार भी मदद मांगता है, तो जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है, वह कुछ बुरी बातें उजागर कर देगा, जिसका असर उसके नागरिकों पर पड़ेगा। बुरी बातें उजागर करना से क्या तात्पर्य है? यान झेंगजुन ने गंभीर स्वर में कहा, 5 महान महापरिवार हमेशा से हमारे नीले तारे की रक्षा करते रहे हैं। बाहरी क्षेत्रों की स्थिति से स्पष्ट है कि हम यहाँ लगातार दुनिया भर के विभिन्न देशों के पौराणिक पात्रों की कब्रें खोज रहे हैं। ये निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है, इसके नीचे एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा है। एक बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो जाने के बाद, कुछ ऐसे रहस्य जो लगभग 100 वर्षों से हमें परेशान कर रहे हैं, शायद सुलझ जाएंगे। ये जिनसोंग ने सीधे पूछा, एल्दहियान, आप राष्ट्रीय प्रतियोगिता के युद्ध क्षेत्र में किसे भेजने की योजना बना रहे हैं? वह जाना चाहता था, क्योंकि यह न केवल देश की सेवा करने का एक शानदार अवसर था, बल्कि सौभाग्य का भी एक बड़ा संयोग था। खतरे और अवसर हमेशा से साथ साथ मौजूद रहे हैं। खतरा जितना अधिक होगा, अवसर भी उतना ही अधिक होगा। इस बार ये युनझांग सू चेन के हाथों हार गए और शीर्ष 3 में जगह बनाने से चूक गए। वहीं ये शिचेंग शीर्ष 13 में जगह बनाने के रास्ते में ही शुरुआती दौर में हार गए। शीर्ष 10 में जगह न बना पाने के कारण उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला। इसका मतलब ये था कि ये परिवार को इस ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता के व्यक्तिगत स्पर्धा से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए उसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होगा। वह न केवल 5 महान महापरिवारों की नज़र में आना चाहता था, बल्कि वह ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करना और उस रहस्यमय असाधारण मार्ग पर चलना भी चाहता था, पूरे ये परिवार को निषिद्ध शहर के शिखर तक ले जाने के लिए। ये जिनसोंग द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने के बाद सभी ने एक साथ यान झेंगजुन की ओर देखा। सू चेन ने भी एल्दयान की ओर देखा। एल्दयान ने कहा, आप सभी पहले वापस जाकर तैयारी कर लीजिए। कल सुबह 8 बजे युद्ध कक्ष में एकत्रित हो जाए। उस समय मैं प्रतिभागियों के नामों की औपचारिक घोषणा करूंगा। ठीक है, ये जिनसोंग ने सिर हिलाया। सोचने की जरूरत नहीं है, 2 सबसे बेहतरीन लोगों को ही चुना जाएगा। हालांकि सू चेन 6ठी कक्षा के प्रारंभिक चरण में था, लेकिन उसने इस बार व्यक्तिगत स्पर्धा में चैंपियन का खिताब जीता, इसलिए एल्दयान द्वारा उसे निश्चित रूप से चुना जाएगा और दूसरा स्थान निस्संदेह उसी का होगा। यहाँ
केवल जिन चेंगजिन ही उनसे प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता रखते थे, लेकिन जिन चेंगजिन भी उनके स्तर के नहीं थे। आज लौटने के बाद वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ये परिवार के लिए गौरव हासिल करने की तैयारी करेगा। महान ड्रैगन देश के एक महान आदर्श बनने के लिए। पिछले कुछ दिनों में सू चेन की अपार लोकप्रियता और लिन परिवार के स्किनकेयर उत्पादों की वैश्विक स्तर पर बिक्री में भारी उछाल और कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर से अधिक के मुनाफे को देखते हुए वह और ये परिवार सभी ईर्ष्यालु थे। जिस बात से वह सबसे ज्यादा ईर्ष्या करता था वह थी सू चेन की चैंपियन लैंड की यात्रा, जहां वह वास्तव में 5 महान सुपर परिवारों के लोगों से मिला था। सू चेन के दबंग व्यक्तित्व को देखकर उसे यह भ्रम भी हुआ कि वह और सू चेन एक ही दुनिया से नहीं है, मानो सू चेन अचानक अधिक श्रेष्ठ हो गई हो। उसे उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए थी। इस भावना ने उन्हें बहुत असहज कर दिया। इस बार व्यक्तिगत स्पर्धा में ये परिवार को जिस बात का पछतावा हुआ, ये जिनसोंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसकी भरपाई कर लेंगे। बैठक के बाद एल्डयान ने सू चेन को बुलाया और अपने कार्यालय में उनसे निजी तौर पर बात की। एल्डयान ने सू चेन के लिए एक कप चाय डाली और दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। शाओ सू, तुम चैंपियन लैंड में किस परिवार से मिले थे? बाई परिवार। ये सुनकर एल्डयान मुस्कुराए और बोले, बाई परिवार का हमारे महान ड्रैगन देश के साथ हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा है। बाई लुओ, क्या तुम्हें वह अभी भी याद है? हाँ, मेरी पत्नी का मालिक परी बाई लुओ बाई परिवार से हैं। मैं आपसे आपके चैंपियन पुरस्कार के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछूंगा। मैंने अभी अभी सुना है कि पुरस्कार बहुत उदार हैं, अनगिनत ग्रैंड मास्टर हैं। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बहुत बढ़िया, एल्डयान ने चाय पीते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस बार आपसे अकेले में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 प्रतिभागियों में से मैं चाहता हूं कि आप भी भाग लें। आपका क्या विचार है? हम पुराने परिचित हैं, इसलिए बेझिझक अपने मन की बात कहिए। अगर आप इसमें भाग नहीं लेना चाहते तो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि यह वाकई बहुत खतरनाक है। खतरनाक? सू चेन ने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ यान, मैं भाग लेने के लिए तैयार हूं। ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता हमारे महान ड्रैगन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए आप मुझे भाग लेने दे रहे हैं और यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं देश के मुझ पर रखे भरोसे को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा। देश के लिए लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। यान झेंगजुन ने सू चेन की बातें सुनी, चाय का प्याला नीचे रखा और राहत और गंभीरता के भाव से सू चेन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। हालांकि यह समय खतरनाक है, लेकिन हमारे देश का समर्थन आपके साथ है। हम आपको खतरे में पड़ते हुए चुपचाप नहीं देखेंगे। इसके अलावा ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रतिभागियों के लिए एक शानदार अवसर भी है। यदि आप इसका लाभ उठाते हैं तो एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। हालांकि आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है, तभी वापसी और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। एल्डयान ने सू चेन से बहुत बातें की, उन्हें वुलियांग पर्वत श्रृंखला के बारे में वह सब कुछ बताया जो वह जानते थे, लेकिन वह ज्ञान भी वुलियांग पर्वत श्रृंखला की तुलना में अपर्याप्त था। क्योंकि जैसा कि एल्डयान ने युद्ध कक्ष में कहा था, वास्तव में वुलियांग पर्वत श्रृंखला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जाने से पहले एल्डयान ने सू चेन को एक और फॉर्म देते हुए कहा, शाओ सू, मुझे नहीं पता कि यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता कितने समय तक चलेगी, जिसका मतलब है कि आपको कुछ समय के लिए वुलियांग पर्वत श्रृंखला में रहना होगा। इस दौरान खाने, सोने और जंगल में जीवित रहने से संबंधित अन्य समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। ये जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। इसे वापस ले जाकर देख लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। अगर कुछ छूट गया है तो मुझे फ़ोन करें, मैं तुरंत किसी को भेजकर उसे तैयार करवा दूंगा। अध्याय 578, महिलाएं 8 रत्नों वाली मुर्गी को मारना चाहती हैं। जैसे ही वे एल्डयान के कार्यालय से बाहर निकले, लिन वानिक्सू जल्दी से उनके पास गई और अपनी आंखों से इशारा करते हुए पूछा, पहले गाड़ी में वापस चलते हैं। ठीक है। घर लौटते समय सू चेन ने एल्डयान द्वारा बताई गई हर बात को दोहराया। ये सुनकर कि सू चेन राष्ट्रीय युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए सहमत हो गया है, लिन वानिक्सू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और गहरी हो गई। जब हम वापस आएंगे तो हम मम्मी और पापा से मिलकर इसका विश्लेषण करवाएंगे और आपके लिए आवश्यक सभी चीजें तैयार करवाएंगे। सू चेन ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। डार्लिंग, मुझे पता है तुम चिंतित हो, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं सुरक्षित वापस आऊंगा। उस क्षण लिन वानिक्सू ने लगभग यही कामना की कि काश उसे युद्ध के मैदान में उसके साथ जाने के लिए चुना जाता। फिर भी उसे डर था कि उसकी ताकत बहुत कम है, वह उसे भी नीचे खींच लेगी। उसने फैसला किया कि घर पहुंचने के बाद वह 8 रत्नों वाले मुर्गों में से एक को चुनेगी और उसका वध करके सू चेन को पीक ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में पहुंचाएगी। तभी उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। आखिरकार ये वुलियांग पर्वत श्रृंखला थी। उसे न केवल विदेशी प्रतियोगियों से जीवन मरण की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उस श्रृंखला के अंदर रहने वाले अज्ञात भयावह जीवों से भी निपटना होगा। यही सबसे खतरनाक हिस्सा था।
घर पहुंचते ही मू शेंगिंग और बाकी लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। उन्हें खबर मिली थी कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नियम, स्थान और पुरस्कार बदल दिए गए हैं। सारी जानकारी से स्तब्ध होकर मू शेंगिंग ने तुरंत लिन काइवू और बाकी लोगों को बताने की ठानी। इसलिए जब सू चेन और लिन वानिक्सू अंदर आए तो सूये की अनुपस्थिति और अनजान बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को छोड़कर बाकी सभी को पहले से ही पता था कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता वुलियांग पर्वत श्रृंखला में आयोजित की जाएगी। इससे वे बहुत डर गए। वे दोनों उम्मीद कर रहे थे कि सू चेन प्रतियोगिता में भाग लेगा और साथ ही इस विचार से भयभीत भी थे। दुविधा में पड़कर उन्होंने अंततः दंपति के लौटने तक इंतजार किया। उनके चेहरे देखकर सू चेन समझ गया कि उन्होंने सुन लिया है। उसने उन्हें बताया कि एल्डरयान चाहते थे कि वह अंदर आए और वह सहमत हो गया था। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया, यहाँ तक कि अनाज चुग रही 2 अष्टम मुर्गियां भी मुड़कर देखने लगीं। कुछ देर बाद पक्षियों को कुछ महसूस हुआ। दोनों ने घबराहट में अपने पूंछ के पंखों को भींच लिया। फिर लिन वानिक्सू, जियो युक्सियू, म्यूजिक इंग, लू बियुन, क्यू कियाओ हुई और सू जिहान 5 बहनें उनकी ओर बढ़ीं। दोनों मुर्गियां तुरंत अपना दाना छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गईं। कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू, वे चिल्लाते हुए बोले, मानो चीख रहे हों, वे मुर्गियों को मार डालेंगे। मदद करो। लिन वानिक्सू ने उन पर नजर डाली। मुर्गे को मार डालो, मुर्गी को अंडों के लिए रख लो। ये सुनकर 8 रत्नों वाली मुर्गी एकदम रुक गई, मुर्गे को अपने पीछे छिपा लिया और फिर, मुझे मार डालो, मैं ज्यादा स्वादिष्ट हूँ, जैसे भावों से महिलाओं की ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह लगातार चहचहाती हुई उनके चारों ओर उन्मादपूर्वक चक्कर लगा रही थी। जब समझाने बुझाने से बात नहीं बनी तो उसने लिन वानिक्सू के जूतों पर चोंच मारी और दांतते हुए कहा, बुरे लोगों, मेरे पुरुष देवता को मत मारो। शाओ युक्सियू ने कहा, हरी मिर्च, पुरानी अदरक और सड़क किनारे मिलने वाले विटेक्स के साथ भुना हुआ मुर्गा बहुत स्वादिष्ट। मुर्गी ने विरोध में शियाओ युक्सियू के जूतों पर चोंच मारी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह बहुत घबराई हुई थी। महिलाएं लगातार बातें करती रहीं और काली मिर्च और सिचुआन काली मिर्च और स्वाद। पिताजी कहते थे कि एक ट्रेजर्स चिकन 8 सबसे बेहतरीन व्यंजनों में से एक है। वो मांस खाएंगे, मैं शोरबा पीऊंगी, बस इसके बारे में सोचकर ही स्वर्ग जैसा लगता है। हाँ, पापा का खाना तो लाजवाब है। आज रात का रेड कुक चिकन उन्हीं की जिम्मेदारी है, अमर लोग भी उसे देखकर ललचा जाएंगे। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कुकड़ू 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 कुकड़ू। मुर्गी हताशा में उछल कूद करने लगी, लेकिन महिलाएं मुर्गे को पकड़ने ही वाली थीं। घबराहट में मुर्गी की छोटी छोटी आंखें घूमने लगीं। ऐसा लगा जैसे उसे कोई योजना सूझ गई हो। वह घास के एक गुच्छे की ओर भागी, उकड़ू बैठ गई और जोर लगाने लगी। उसकी निगाहें शियाओ युक्सियू और अन्य लोगों पर टिकी रहीं। उन्होंने मुर्गे का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वह बड़ी कुशलता से चकमा देता रहा। पंख उड़ते रहे, फिर भी वे उसे पकड़ नहीं सके। शोर सुनकर सू चेन ने उधर देखा। माँ प्यारी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए एक मुर्गी पकड़कर भूनने जा रहा हूँ। कल सू चेन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए वुलियांग रेंज में जाएगा। आज रात उन्हें उसका अच्छे से पोषण करना था। उन्हें ग्रैंडमास्टर के शिखर तक पहुंचा दो ताकि वे चैन की सांस ले सकें। पिछले कुछ वर्षों में निषिद्ध क्षेत्र का उपहास करने वाले साहसी पी ग्रैंडमास्टर भी उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। इसलिए ग्रैंडमास्टर के शिखर पर भी वे चिंतित थे। तभी 8 रत्नों वाली मुर्गी ने विजयी स्वर में बांग दी, अपने स्थान से इतराते हुए उठी और उसकी ओर एक पंख फैलाकर सू चेन की ओर ऐसे कुड़कुड़ाते हुए बोली, मानो कह रही हो, मैंने अंडा दिया है। सू चेन ने देखा, जहां वह बैठी थी वहां अब एक अंडा पड़ा था। लिन वानिक्सू और अन्य लोगों ने भी इसे देखा और उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। सू चेन मुस्कुराए, डार्लिंग, हम इस जोड़ी को मार नहीं सकते, इन्हें प्रजनन के लिए रखना होगा। मेरी चिंता मत करो। उसकी बातों पर मुर्गी ने अपना सिर जोर जोर से हिलाया, लेकिन अंडे के बावजूद भी लिन वानिक्सू अभी भी चिंतित थी। मुर्गी का अंडा खाने से वह केवल बिगिनर ग्रैंडमास्टर के स्तर तक ही पहुंच सका। केवल एक संपूर्ण मुर्गी ही पीक ग्रैंडमास्टर का दर्जा प्राप्त कर सकती है। उच्चतर क्षेत्र स्पष्ट रूप से बेहतर था। सू यनुओ ने गर्म अंडे को उठाया और बोली, पापा, ये बहुत गर्म है। मैं इसे अभी उबाल देती हूँ। क्योंकि मुर्गे द्वारा अंडे का निषेचन नहीं हुआ था, इसलिए वह फूटता नहीं और अगर खाया नहीं जाता तो खराब हो जाता। इसे अभी के लिए अलग रख दो, सू चेन ने अपनी बेटी से कहा। ठीक है, लिन काइवू ने कहा, चलिए अध्ययन कक्ष में चलते हैं और आवश्यक बिंदुओं की सूची बनाते हैं। जितने अधिक दिमाग हों उतना अच्छा। जो हम पुरुष भूल जाते हैं उसे आप महिलाएं जोड़ सकती हैं। हम आज रात चिकन के बारे में बात करेंगे। पहले आपूर्ति सूची को अंतिम रूप दें। सामग्री तैयार करने में समय लगा। मुर्गे को काटने का काम कल तक टाला जा सकता था। सभी लोग आवश्यक चीजों पर चर्चा करने के लिए अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए। सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। महिलाओं की इच्छा थी कि सू चेन तोप चला सके। उन लोगों ने व्यवहारिक रुख अपनाया, अगर सब कुछ होने दिया गया तो अराजकता फैल जाएगी।
अध्याय 579 आवश्यक तत्व पुरुष और महिलाएं मेज पर हाथ पटकते हुए भाग 3। हालांकि महिलाओं के प्रबल आग्रह पर पुरुषों ने तोप को एक आवश्यकता के रूप में शामिल कर लिया। वे इसे अभी के लिए ले आएंगे, अगर बाद में पता चला कि वे इसे नहीं ले जा सकते तो वे इसे वापस ले जा सकते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। महिलाओं ने सामान जोड़ना जारी रखा, अंडरवियर, मोजे, टॉयलेट पेपर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, खाना पकाने के बर्तन, रसोई के चाकू, नमक, मसाले। लिन काइवू ने अपना हाथ माथे पर रखते हुए कहा, रुको, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि चेन चेन इस बार घर घर खेलने जा रहा है? ये सब बेकार की चीजें क्यों ला रहे हो? वो तो युद्ध के मैदान में जा रहा है। इन चीजों को लाने का क्या फायदा? अगर सामान के आकार पर कोई नियम हो तो क्या होगा? कुछ और उपयोगी सोचो। लू बियुन ने पलटकर जवाब दिया, ये बेकार कैसे हैं? ये तो सभी जरूरी चीजें हैं। तुम्हें पता है कि अंडरवियर किस चीज से बचाता है ना? और मोजे, अगर जूते फट जाएं तो मोजे उसके पैरों के तलवों की रक्षा कर सकते हैं। टॉयलेट पेपर तो और भी ज्यादा जरूरी है। क्या आपको बाथरूम जाना चाहिए और पोंछना नहीं चाहिए? दांत साफ करने वाला ब्रश और टूथपेस्ट, अगर वह इन्हें नहीं लाएगा तो बोलते ही उसके मुंह से बदबू आने लगेगी और उसके दांतों में बैक्टीरिया पनपने लगेंगे। अगर वह बर्तन, चाकू, नमक और मसाले नहीं लाता है तो क्या होगा अगर चेन चेन पूरे 1 महीने तक वुलियांग पर्वत श्रृंखला में रहे? क्या आप उसे हर दिन कंप्रेस्ड बिस्कुट खिलाएंगे? इससे पोषण असंतुलन होगा और उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। उसे मांस और सब्जियां खाना बहुत जरूरी है। बेहतर होगा कि आप उसका खाना खुद बनाएं। ससुर और सास के गुटों में बहस शुरू हो गई। सू यूतोंग ने चुपचाप अपना फोन निकाला और जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें जैसे कि तय करने वाले बर्तन और तय करने वाले चाकू खोजने लगी। सुजेहान चुपचाप संपीड़ित टॉयलेट पेपर की तलाश कर रही थी। सुकेक्सिन चुपचाप डिस्पोजेबल अंडरवियर और मोजे ढूंढ रही थी। सू यनुओ चुपचाप ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि पोर्टेबल मिसाइलें या तोपें इनमें से कौन सी अधिक शक्तिशाली हैं, इत्यादि। सू यूयू ने बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को गोद में लिया हुआ था और मेज पर हाथ पटकते और बहस करते वयस्कों को वह उलझन भरे चेहरे से देख रही थी। आंगन में 8 रत्नों वाली मुर्गी लड़खड़ाते हुए 8 रत्नों वाले मुर्गे के पास गई और अपना सिर उससे रगड़ने की कोशिश की, लेकिन 8 रत्नों वाले मुर्गे ने उसे झटक दिया। फिर 8 रत्नों वाली मुर्गी ने 8 रत्नों वाले मुर्गे के सामने कुकड़ू 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 की आवाज निकाली। उसके पंख ऐसे हिल रहे थे मानो वह उससे श्रेय छीन रही हो। 8 रत्नों वाले मुर्गे ने 8 रत्नों वाली मुर्गी को ऐसे देखा जैसे कोई सीईओ अपनी भोली भाली लाडली पत्नी को देख रहा हो, मानो कह रहा हो, बोली मुर्गी, मालिक मुझे भला कैसे मार सकता है? मेरे बिना हम बच्चे कैसे पैदा करेंगे? मुर्गियों के बीच का संवाद ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को समझ रही हों। तिरस्कृत किए जाने के बाद 8 रत्नों वाली मुर्गी ने अपना छोटा सा सिर झुका लिया, अपने बड़े नितंबों को घुमाया और अपनी चोंच को प्रशिक्षित करने के लिए बेमन से जमीन पर चोंच मारने लगी। अगली बार अगर कोई उसके पुरुष देवता को मारने की हिम्मत करेगा तो वह उनके जूतों को चोंच मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगी, दहाड़ दहाड़। अचानक उसकी आंखों के सामने चावल का ढेर प्रकट हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक कांतप्रिय 8 रत्नों वाला मुर्गा अपना शानदार सिर ऊंचा करके अपने शरीर को घुमाकर उसे अपने सुंदर पूंछ के पंख दिखा रहा था। 8 रत्नों वाली मुर्गी पल भर में प्रसन्न हो गई, उसका पूरा शरीर तरोताजा हो गया और वह 8 रत्नों वाले मुर्गे के सामने फिर से उछलने लगी और कुड़कुड़ाने लगी। 8 रत्नों वाले मुर्गे के चेहरे पर भाव थे, तुम तो बहुत परेशान करने वाली हो। 8 रत्नों वाली मुर्गी, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़। शाम 6 बजे सूये लौटी। अध्ययन कक्ष में आवश्यक वस्तुओं को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सूची मेज के सिर से लेकर अंत तक फैली हुई थी और यहाँ तक कि नीचे लटक भी रही थी। और चीजें जोड़ने के लिए सूची को वापस मेज पर खींचकर लिखना पड़ता था। पिताजी, सू चेन ने देखा कि सूये वापस आ गई है। सूये के लौटते ही उसे अध्ययन कक्ष से कुछ आवाजें सुनाई दी और वह जांच करने के लिए उधर आया। तुम सब क्या कर रहे हो? सभी लोग वहां मौजूद थे। सू चेन ने सूये को सब कुछ समझाया। स्थिति जानने के बाद सूये के चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे। अंत में उसने सू चेन से पुष्टि के लिए पूछा, प्रत्येक देश के लिए तीसरा प्रतियोगी दर्शकों में से चुना जाता है? हाँ, उम्र की परवाह किए बिना। एल्डरयान ने ऐसा नहीं कहा और एल्डरयान द्वारा हमें दी गई सामग्री में भी इसका उल्लेख नहीं था। यह उम्र की परवाह किए बिना होना चाहिए। प्रत्येक देश द्वारा सक्रिय रूप से अनुशंसित प्रतियोगियों के लिए आयु की एक शर्त है, उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। यही रोज प्रतियोगिता का आयु संबंधी नियम है, लेकिन यादृच्छिक रूप से चुने गए प्रतियोगियों के लिए किसी भी प्रकार की पाबंदी का उल्लेख नहीं किया गया था। सूये ने अपने हाथ में पकड़े डिब्बे को मेज पर रखा और कहा, चेन चेन, ये सिंदूरी फल हैं। आप इन्हें अपनी इच्छानुसार खा सकते हैं। मैं और ज्ञान से इनके बारे में विस्तार से पूछने जा रहा हूँ। इतना कहकर सूये जल्दी से वहां से चली गई। शाओ युक्सियु शायद जानती थी कि सूये इस बात को इतना महत्व क्यों देती थी,
क्योंकि उस समय सू चेन के दादा सू शातियान वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद लापता हो गए थे। इन वर्षों में वह जानती थी कि जब भी वे बाहरी क्षेत्रों में आते थे, सूये उस वर्ष की घटनाओं की जांच करता था और वुलियांग पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाकों का दौरा करता था। अगर इस बार सू चेन की प्रतिस्पर्धा न होती तो सूये शायद बहुत पहले ही वुलियांग पर्वत श्रृंखला के आसपास के इलाके में चला गया होता। आज सूये ने सूये को फ़ोन करके मिलने का समय तय किया था और सूये चली गई थी। उसने अनुमान लगाया कि सूये ने सू शियातियान से संबंधित कोई बात कही होगी, अन्यथा सूये वहां नहीं जाती। अब जब सूये को पता चल गया था कि वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने का ऐसा आधिकारिक अवसर है, तो वह निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएगा। अचानक शियाओ युक्सियू का दिल लगभग गले तक आ गया। उसका बेटा और उसका पति दोनों वुलियांग पर्वत श्रृंखला में जा रहे थे। वह सचमुच चिंतित थी, लेकिन वह जानती थी कि वह पिता और पुत्र को रोक नहीं सकती। उनका बेटा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ड्रैगन साम्राज्य के लोगों के लिए ये गर्व की बात थी। सूये अपने बेटे की रक्षा के लिए प्रतियोगिता के दौरान वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए चुने जाने का मौका पाना चाहता था। साथ ही सू शियाओटियन की तलाश भी करना चाहता था, जो वह दशकों से करना चाहता था। लिन काइवू ने मेज पर रखा जकूजी का डिब्बा उठाया और कहा, सिंदूरी फल। क्या ये वही सिंदूरी फल हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ? जैसे जैसे वह बोलता गया, उसने खोला ब्रोकेड बॉक्स। तभी लिन काइवू चौंक कर बोला, अरे बाप रे, क्या ये हीरो प्रतियोगिता के व्यक्तिगत स्पर्धा में उपविजेता को मिलने वाला इनाम वर्मिलियन फ्रूट्स नहीं है? उस समय कैमरा बहुत करीब से जूम कर रहा था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वर्मिलियन फल कैसे दिखते थे। वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे इस डिब्बे में थे। इसके अलावा 1 2 3 4 10 सिंदूरी फल। लिन काइवू ने ऊपर देखा और मू शेंगिंग की निगाहों से उनकी नजरें मिलीं। दोनों पूरी तरह से अचंभित थे और फिर उन्होंने एक साथ सू चेन और शियाओ युक्सियू की ओर देखा, क्योंकि सू ये इन्हें वापस लेकर आई थी। व्यक्तिगत प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी को इनाम के तौर पर 10 सिंदूरी फल दिए गए। ये सू मिंग को दिए गए थे। उसने सुना था कि सू मिंग शाही राजधानी के सू परिवार से था। आज सू परिवार के वर्तमान मुखिया सूही से मिलने गई थी। क्या ये 10 लाल रंग के फल सूही द्वारा सूये से माफी मांगने का प्रतीक हो सकते हैं? उसने सारे पुरस्कार बांट दिए। तभी सू चेन के फोन की घंटी बजी। ये सूये का संदेश था, जिसमें 10 लाल फलों के मामले के बारे में बताया गया था। 10 लाल रंग के फल सूही को मुआवजे के तौर पर उपहार में दिए गए थे। सूही तो उन्हें शाही राजधानी के सू परिवार के मुखिया का पद भी देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वह इस तरह के संवेदनशील मामले को अपने हाथ में नहीं लेगा। जहां तक शाही राजधानी के सू परिवार के प्रति उसकी दुश्मनी का सवाल है, वह अपने पिता से मिलने तक इंतजार करेगा। फिलहाल उसके पास पारिवारिक मामलों से निपटने का समय नहीं है। सू चेन ने जियो युक्सियू को टेक्स्ट संदेश दिखाया। फिर जियाओ युक्सियू ने कहा, ये 10 लाल फल सू परिवार की ओर से मुआवजा हैं। चेन, इन सबको खा लो और 8 रत्नों वाली मुर्गी के अंडों के साथ मिलकर देखो कि तुम किस स्तर तक पहुंच सकते हो। अगर वह पीक ग्रैंड मास्टर नहीं भी बन पाता, तो भी वह सू चेन की आपत्तियों को नज़रअंदाज कर देती और 8 रत्नों वाले मुर्गे को मार डालती, क्योंकि इन सब चीज़ों की तुलना में उसके बेटे की जिंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वे चिकन का मांस खाए बिना भी रह सकते हैं और धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं, लेकिन उनके बेटे को जीवित रहना ही होगा। अध्याय 580। सू चेन ने शिखर ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सही चुनाव किया। पहला विकल्प शियाओ युक्सियू को ओके कहें, विशेष पुरस्कार 10 सिंदूरी फलों को एक सुपर सिंदूरी फल में संश्लेषित करने का एक अवसर। विकल्प 2 जियाओ युक्सियू से कोई ज़रूरत नहीं कहें, इनाम 2 तारांकन 2 का एक विशेष भंडारण स्थान, कुल 8 घन मीटर। विकल्प 1 सुपर वर्मिलियन फ्रूट से पुरस्कृत होता है। सुपर वर्मिलियन फ्रूट के क्या प्रभाव हैं? सू चेन ने सिस्टम से पूछा। होस्ट, सुपर वर्मिलियन फ्रूट का उन्नत रूप है। एक सुपर वर्मिलियन फ्रूट का सेवन करने से होस्ट सीधे अपने वर्तमान क्षेत्र से पीक ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। बहुत बढ़िया, सुपर वर्मिलियन फ्रूट से यही उम्मीद थी। दूसरे विकल्प के तहत 8 घन मीटर का विशेष भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जाता है। विशेष भंडारण स्थान का क्या अर्थ है? होस्ट, स्पेशल स्टोरेज स्पेस और पहले वाले 1 घन मीटर स्टोरेज स्पेस में अंतर यह है कि इसमें जीवित प्राणियों को छोड़कर बाकी सब कुछ तब तक रखा जा सकता है जब तक ये पूरी तरह भर न जाए। पहले वाले 1 घन मीटर स्टोरेज स्पेस में केवल एक ही वस्तु रखी जा सकती थी। जंगल में जीवित रहने के लिए एक विशेष भंडारण स्थान होना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि जीवित चीज़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ इसके अंदर रखा जा सकता है। उनके ससुर और सास जिस समस्या को लेकर चिंतित थे, वुलियांग पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी चीज़ें न ले जा पाना, वह हल हो गई है। सब कुछ भंडारण स्थान में रखा जा सकता है। 2 मीटर तारांकन 2 मीटर का स्थान बहुत बड़ा है,
इसमें पोर्टेबल मिसाइल रखना भी कोई समस्या नहीं है। यदि वह पहला विकल्प चुनता है तो वह सीधे पीक ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश कर जाता है। यदि वह दूसरा विकल्प चुनता है तो उसे 8 घन मीटर का विशेष भंडारण स्थान मिलता है, साथ ही 10 सिंदूरी फल भी मौजूद रहते हैं। 10 सिंदूरी फलों से 10 शुरुआती ग्रैंड मास्टर तैयार किए जा सकते हैं। वह एक ही समय में अपनी 5 बेटियों, पत्नी जिकिंग, पत्नी वानिक्सु, अपनी मां मू शेंगिंग और अपनी 2 सास में से एक को बिगिनर ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश दिला सकता था। ये चुनना वाकई थोड़ा मुश्किल है। मुर्गी को मारना, वह निश्चित रूप से मुर्गी को नहीं मारेगा। और जहां तक सिंदूरी फल को संश्लेषित करने के अवसर की बात है, उसे नहीं पता था कि वुलियांग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से पहले उसे ऐसा दूसरा अवसर मिलेगा या नहीं। हालांकि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मदद मांगने के मौके हैं, लेकिन मदद के लिए की गई हर गुहार देश पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। इसलिए वुलियांग पर्वत श्रृंखला में उनका हर कदम पूरे देश के भाग्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसने अपने मन में एक निर्णय लिया। शियाओ योक्सियू को सिर हिलाकर सहमति दी और कहा, ठीक है। वह केवल मजबूत बनकर ही अपने परिवार और अपने देश की रक्षा कर सकता है। डिंग, मेजबान को बधाई हो, आपने सही चुनाव किया। विशेष पुरस्कार, 10 सिंदूरी फलों को मिलाकर एक सुपर सिंदूरी फल बनाने का एक अवसर। क्या मेजबान इसे अभी इस्तेमाल करना चाहेंगे? अभी नहीं। इस समय सभी लोग देख रहे थे। अगर 10 सिंदूरी फल अचानक एक में बदल जाते तो इसे समझाना मुश्किल होता। माँ, मैं पहले सिंदूर खा लूंगा। आप वानिक्सु के लिए गर्म पानी में अंडा उबाल लीजिए। उसने अनुमान लगाया कि एल्डरयान ने उसे अभी केवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना है। दूसरा व्यक्ति कौन है, इस बारे में एल्डरयान और अन्य लोग शायद आज रात एक विशेष बैठक करेंगे। आखिरकार, चाहे ये जिनसोंग हो, जिन चेंगजिन हो या सू मिंग, जिन्होंने उपविजेता स्थान हासिल किया हो, उन सभी में अच्छी खासी ताकत थी। हालांकि ये तीनों उसके अपने लोग नहीं थे और उसे उनके चरित्र पर भरोसा नहीं था। अगर उनमें से कोई एक लगातार मदद के लिए पुकारता रहा तो ड्रैगन साम्राज्य पर इसका प्रभाव बहुत भयानक होगा। इससे उनके परिवार पर भी असर पड़ेगा। बेशक, अपने लोगों को साथ लाना कहीं अधिक आश्वस्त करने वाला है। जब वाइफ वानिक्सु बिगिनर ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी तो वह ये जिनसोंग की तरह उन तीनों को पूरी तरह से हरा देगी और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। पतिदेव, मुझे दे दीजिए। आप खुद खा लें तो बेहतर होगा। लिन वानिक्सु ने अभी तक प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में नहीं सोचा था। वह केवल सू चेन को और मजबूत होते देखना चाहती थी। सू चेन ने स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, पत्नी, इन 10 लाल फलों को खाने से मैं सर्वोच्च महागुरु के स्तर तक पहुंच सकता हूं। यह अंडा मेरे किसी काम का नहीं है। अगर तुम इसे खा लोगी तो समय आने पर तुम मेरे साथ युद्ध के मैदान में जा सकती हो। लिन वानिक्सु अचंभित रह गई। मैं तुम्हारे साथ युद्ध के मैदान में जाऊं? लेकिन मैं लिन वानिक्सु अपनी ताकत कम होने की बात कहने ही वाली थी कि तभी उसे अचानक एहसास हुआ, क्या वह इस अष्टगुण वाले मुर्गी के अंडे को खाने के बाद बिगिनर ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच जाएगी। इस तरह वह 935 संगठन के ये जिनसोंग और जिन चेंगजिन से भी कहीं ज्यादा शानदार होगी। फिर वह सू चेन के साथ युद्ध के मैदान में जा सकती थी। इस तरह उसे ये जिनसोंग या जिन चेंगजिन द्वारा उसके पति के लिए परेशानी खड़ी करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुरंत ही उसने उत्साह से कहा, ठीक है, मैं अपने पति की बात मान लूंगी। ठीक है, मैं पहले ट्रेनिंग रूम में जाकर इन 10 सिंदूरी फलों का सेवन कर लेता हूँ। माँ के अंडा उबालने के बाद तुम भी खा लेना, सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। लिन वानिक्सु ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींची। सू चेन सिंदूरी फल लेकर तहखाने में स्थित प्रशिक्षण कक्ष में गया और अपने मन में मौजूद प्रणाली को संश्लेषण के अवसर का उपयोग करने के लिए कहा। समझ गया मेजबान, संश्लेषण शुरू हो रहा है। संश्लेषण पूर्ण हुआ। सू चेन ने लाल रंग के बक्से को खोला जिसमें सिंदूरी फल रखे थे और देखा कि पहले के 10 सिंदूरी फल गायब हो गए थे। उनकी जगह एक सुपर सिंदूरी फल रखा गया था जो हल्की सुनहरी चमक बिखेर रहा था और पहले वाले फलों से 2 गुना बड़ा था। एक सिस्टम होना बहुत बढ़िया बात है। महज एक शब्द से बिगिनर ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने वाले वर्मिलियन फ्रूट को सुपर वर्मिलियन फ्रूट में संश्लेषित किया जा सकता था जो पीक ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच सकता था। बहुत बढ़िया। उन्हें पता था कि जब तक ये व्यवस्था मौजूद है मुर्गी को मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुरंत ही उसने सुपर वर्मिलियन फ्रूट उठाया और खाना शुरू कर दिया। समाप्त होने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा अस्तित्व उमड़ती हुई ची और रक्त शक्ति के सागर में नहा गया हो। ऊर्जा और रक्त का प्रवाह बढ़ रहा है और संजियाओं के तीनों द्वारों से आध्यात्मिक शक्ति और जीवन ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित हो रहा था। फिर संजियाओं के तीनों द्वार बंद हो गए। आध्यात्मिक शक्ति ने बाह्य अभिव्यक्ति प्राप्त कर ली। आंखें बंद होने पर भी वह पूरे प्रशिक्षण कक्ष की स्थिति को भांप सकता था। हालांकि यह ट्रेनिंग रूम के पूरे दृश्य को अपनी आंखों से देखने के बराबर नहीं था, लेकिन वह अंदर की स्थितियों को महसूस कर सकता था, जैसे कि किस दिशा में वस्तुएं हैं, कौन सी दिशा खाली है, इत्यादि।
बाह्य आध्यात्मिक शक्ति के इस एहसास का अनुभव सचमुच अद्भुत था। बिगिनर ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश करने के बाद यह बाहरी रूप से जारी की गई आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही उसके मानसिक इरादे के तहत हमलों को अंजाम देने के लिए ब्लेड और तलवारों में परिवर्तित हो सकती थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे के सभी लोग चींटियों की तरह हैं। हालांकि इस समय आक्रमण की ताकत अभी बहुत मजबूत नहीं थी। जैसे जैसे सू चेन का शरीर सुपर वर्मिलियन फ्रूट द्वारा लाई गई क्यूई और रक्त शक्ति को अवशोषित करता रहा, उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार मजबूत हो रही है। 1000 हर्ट्ज से शुरू होकर ये लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा, लगातार सीमाओं को तोड़ता हुआ, और एक ही झटके में 3000 हर्ट्ज तक पहुंच गया। उसके सिर की खोपड़ी की हड्डियां भी मजबूत होने लगीं, जिससे उसका पूरा मस्तिष्क और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। एक खोपड़ी की हड्डी को मजबूत किया गया, 2 हड्डियां मजबूत की गईं, ... अंत में सभी 29 कपाल की हड्डियों को मजबूत किया गया। उसे लगता था कि उसका सिर लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। वह सीधे अपने सिर से बैल को टक्कर मारकर मार सकता था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरे विला परिसर को भी प्रभावित कर सकती थी। विला क्षेत्र में सड़क पर लोगों या जानवरों की आवाजाही का उसे स्पष्ट रूप से पता चल जाता था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पूरे परिसर को आच्छादित करके वह आस पड़ोस में कुछ भी होने पर तुरंत भांप लेता था। यह एहसास बहुत ही शानदार था। अचानक उसने आध्यात्मिक शक्ति का एक और प्रवाह महसूस किया, लेकिन वह आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही सौम्य थी, मानो वह जानती हो कि वह विला का निवासी है और उसने उस पर हमला नहीं किया। वह आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी, इतनी प्रबल कि उसे लगा कि यदि उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसे छू ले तो वह तुरंत नष्ट हो जाएगी। वह कौन हो सकता है?